हाय एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी को राम राम, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है सभी का डिजिटल एनसीईआरटी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम करने वाले हैं अपना टेस्ट नंबर 5। 4 टेस्ट मैंने पहले से वीडियो डाल दी है। जो भी नए बच्चे सीधा 5 नंबर टेस्ट आप देख रहे हो तो आप पहले के टेस्ट भी ज़रूर जा करके देख लीजिए। जिन्होंने पहले के टेस्ट कर लिए हैं वो आज हम 5 नंबर का टेस्ट करने वाले हैं। तो सभी बच्चे जुड़ जाइए और साथ ही साथ आप अपने, मैं लाइव तो नहीं ले पा रही वरना साथ साथ आपके आंसर भी देखती हुई चलती, लेकिन फिर भी आप अपने आंसर कमेंट में ज़रूर बताना लास्ट में कि आपको टेस्ट कैसा लगा, क्वेश्चन कैसे लगे, मज़ा आया आपको पढ़ने में, और साथ ही साथ कि आपको इतने मार्क्स आए हैं हर सब्जेक्ट से, या टोटल बता देना कि 80 में से इतने आए हैं, वो भी ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना समय गंवाए, क्योंकि वीडियोज़ जो है काफ़ी लंबी हो जाती है, क्योंकि हर सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन ऐड किए हैं तो 80 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो 1 घंटे की वीडियो बनना या 1.5 घंटे की वीडियो बनना बिल्कुल लाजमी है, ये मत सोचा करो। अगर आप इतना टाइम नहीं दे पाते हो क्योंकि आपको लग रहा है कि भाई हम सिर्फ एसएसटी थोड़ी करेंगे, आपके पास में पेडागोजी या फिर हिंदी, इंग्लिश और साथ ही साथ हरियाणा जीके भी है। एचटेट में तो ये सारी चीज़ें भी आती है ना, सीटेट में तो बल्कि रीजनिंग, मैथ और हरियाणा जीके ये नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी यहाँ तो पढ़नी पड़ेंगी हरियाणा उसमें एचटेट वालों में तो। और साथ ही साथ आपको ये भी करने पड़ते हैं तो उसके लिए भी काफ़ी टाइम चाहिए होता है। और कई हाउस वाइफ भी हैं मेरी बहनें, क्योंकि मैं भी जो है हाउस वाइफ हूँ, मुझे पता है कि कितना टाइम आप निकाल सकते हो। तो आप स्पीड में करके देख लिया करो हर वीडियो को, जल्दी जल्दी स्पीड थोड़ा बढ़ा लो, क्योंकि यूट्यूब आपको फैसिलिटी देता है कि आप वीडियो को स्पीड में कर सकते हैं। किसी की स्पीड ज़्यादा हो पढ़ाने की तो कम कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो जैसा भी आपको उचित लगे उस स्पीड में करके आपको जल्दी जल्दी से क्वेश्चन को कर लेना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले हम भूगोल के क्वेश्चन करेंगे, देन हम हिस्ट्री के, फिर पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, और साथ ही 4-5 क्वेश्चन मैंने सीटेट की प्रीवियस ईयर से उठा करके पेडागोजी के भी डाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भूगोल यानी कि जलमंडल, ज्वार और महासागरीय धाराएं, ये सारे हमारे टॉपिक हैं। पहला प्रश्न क्या दिया गया है यहाँ पर, जलमंडल हाइड्रोस्फीयर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा कथन इनमें से सही है, कौन सा कथन गलत है, ये बताना है। पहला कथन दिया है कि पृथ्वी की सतह के लगभग 71% भाग पर जल का विस्तार है। 71% भाग के ऊपर क्या है, जल का विस्तार दिया गया है। तो सभी को पता है कि पृथ्वी के 71% क्या है, सतह का जल है, जल हिस्सा, यानी कि जल का हिस्सा पृथ्वी पर कितना है, 71%। फिर है इस कुल जल का 97 यानी कि 97.5% हिस्सा ताजे पानी का है, यानी कि फ्रेश वाटर है। और तीसरा है कि ताजे पानी का अधिकांश हिस्सा यानी कि लगभग जो 68.9% है वो स्थायी बर्फ और हिमनदों के रूप में जमा हुआ है। तो इनमें से बताना है, विचार करना है कि देखो ये नीचे दिया गया है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ये लाइन पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से ये भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो ये याद रखना इनमें से सही पूछा है। तो पहला तो सही हो जाएगा कि पृथ्वी की सतह के लगभग 71% भाग पर जल का विस्तार है। दूसरा है कि कुल जल का 97.5% हिस्सा ताज़ा पानी, ताज़ा पानी इतना नहीं है भाई, पानी जो है 71% भाग पर है, लेकिन ताजे पानी का बड़ा हिस्सा जो है ग्लेशियरों में, यहाँ पर दिया है स्थायी बर्फ और हिमनदों के रूप में जमा हुआ है इतना हिस्सा। लेकिन ताजे पानी का जो है 2.5% ही ताज़ा पानी है। इसमें दिया है कि 97, यानी कि इसका 97.5% हिस्सा ताज़ा पानी है। जो हमें वर्षा के रूप में प्राप्त होता है वही ताज़ा पानी होता है। बाकी जो महासागरों में, समुद्र में बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी है जिसको हम सीधा उपयोग में नहीं लेकर के आ सकते। तो इसी वजह से ताज़ा पानी की मात्रा कितनी है यहाँ पर लिख लो, सिर्फ पीने के लिए ताज़ा पानी की मात्रा है 2.5%, जिसको हम उपयोग कर सकते हैं। जल का केवल 2.5% ही ताज़ा पानी है। तो बी गलत हो जाएगा और सी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ए सही है और सी सही है, बी गलत है। आंसर पे टिक करते हैं, केवल ए और 1 और 3 आंसर हो जाएगा इसका सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। महासागरीय धाराओं के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सबसे जरूरी है। महासागरीय धाराओं के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है। समुद्र के पानी का घनत्व ये है, या फिर जो है पृथ्वी का घूर्णन, प्रचलित हवाएं, या समुद्र तट की
आकृति। इसमें क्या है, सभी कारक जो है भूमिका निभाते हैं। सतह पर महासागरीय धाराओं की जो मुख्य चालक शक्ति होती है वो प्रचलित हवाएं, जैसे कि व्यापारिक पवनें हो गई, पछुआ पवनें हो गई, ये सभी जो पानी की ऊपरी परत के ऊपर घर्षण डालती हैं। तो सबसे जो प्रभावित करने वाला कारक हो जाएगा वो विंड्स हो जाएगा, प्रचलित हवाएं। ये क्या करती है, पानी के ऊपरी हिस्से के ऊपर घर्षण का काम करती हैं। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा प्रचलित हवाएं। अगला है गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम महासागरीय धारा के बारे में कथन है यहाँ पर, और इनके ऊपर हमें विचार करना है और पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य है। सही कथन के ऊपर हमें टिक करना है। सबसे पहला है कि यह एक ठंडी धारा है। क्या गल्फ स्ट्रीम जो है ठंडी धारा है? आप सभी को मालूम है कि गल्फ स्ट्रीम जो है ठंडी नहीं बल्कि एक गर्म धारा है। तो पहला तो गलत हो जाएगा कि एक ठंडी धारा है और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की ओर बहती है, तो ये गलत हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा, गलत। सेकंड है कि यह उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के मौसम और जलवायु को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। बिल्कुल सही बात है। गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धारा है और उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के मौसम को साथ ही जलवायु को भी मुख्य रूप से प्रभावित करती है। यह मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होकर के अटलांटिक महासागर में उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई जाती है। तो बिल्कुल दोनों ही सही हो जाएंगे। गल्फ स्ट्रीम है वो गर्म महासागरीय धारा है। वास्तविक रूप से ये यूरोप के बंदरगाहों को सर्दियों में जो है बर्फ पड़ती है उससे मुक्त रखती है। किसको? यूरोप के बंदरगाहों को। और इसी वजह से वहाँ की जलवायु को भी ये पूर्ण रूप से प्रभावित करती है, गर्म रखती है जलवायु को, और इसकी उत्पत्ति मैक्सिको की खाड़ी से होती है। तो दोनों ही सही हो जाएंगे, दूसरा और तीसरा। पहला गलत हो जाएगा, तो आंसर होगा इसका 2 और 3, यानी कि आंसर बी। अगला है ये क्वेश्चन नंबर 4। ज्वार भाटा या टाइड्स जो आते हैं मुख्य रूप से किसके संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होते हैं? किसके संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ये उत्पन्न होते हैं? पृथ्वी और सूर्य की वजह से, पृथ्वी और चंद्रमा की वजह से, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी की वजह से, या केवल चंद्रमा? आप सभी को पता है कि तीनों ही सही क्रम में होते हैं, तभी ज्वार भाटा आते हैं। ज्वार भाटा सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और पृथ्वी के जो घूर्णन कारण है, घूमती है ना अपने अक्ष पे, उस घूर्णन की वजह से चंद्रमा का प्रभाव जो है सूर्य की तुलना में ज़्यादा होता है इनके ऊपर में, ज्वार भाटा पे, क्योंकि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के नज़दीक है, ज़्यादा सूर्य की अपेक्षा नज़दीक है। और ये सारी चीज़ें इन्हीं के कारण से जो है ज्वार भाटा आती है। तो तीनों की उपस्थिति होना ज्वार भाटा के लिए ज़रूरी है, सूर्य की, चंद्रमा की और पृथ्वी की। अगर इन तीनों में से एक भी नहीं है तो ज्वार भाटा नहीं आएंगी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन महासागरीय धाराओं और ज्वार के बीच के अंतर को सही ढंग से दर्शाता है? इनमें से कौन सा कथन है जो कि महासागरीय धाराओं और साथ ही साथ ज्वार के बीच के अंतर, इन दोनों के बीच के अंतर को दर्शाता है? पहला है ए, ज्वार समुद्र के पानी की क्षैतिज गति है जबकि धाराएं ऊर्ध्वाधर गति है। क्या कथन सही है इनमें से जो इसको प्रभावित करता है कि महासागरीय धाराओं और ज्वार के बीच का अंतर? तो पहला कथन यानी कि ज्वार समुद्र के पानी की क्षैतिज गति है, क्या ये सही दिया गया है कि समुद्र की ज्वार जो है समुद्र की जो है वर्टिकल मूवमेंट होता है? इसका आंसर, इसका ये क्षैतिज नहीं बल्कि ये आएगी यहाँ पर ऊर्ध्वाधर आएगी, और यहाँ जो ऊर्ध्वाधर दिया गया है यहाँ पर क्षैतिज आएगी। यानी कि ज्वार समुद्र के पानी की वर्टिकल मूवमेंट है, और जो कि दिन में 2 बार होती है। ये ज्वार भाटा 2 बार आते हैं। धाराएं पानी की क्षैतिज गति है, हॉरिजॉन्टल, जो कि नदियों की तरह लगातार बहती रहती हैं धाराएं। तो ये दोनों उल्टे दिए गए। यहाँ पर समुद्र जो है ज्वार आएगा तो यहाँ पर ऊर्ध्वाधर आएगा, और धाराएं क्या हो जाएंगी? क्षैतिज उनकी गति आ जाएगी, नदियों की तरह सीधी बहती हुई। तो पहला तो गलत हो जाएगा हमारा, यहाँ जहाँ उल्टा दिया गया है। सेकंड है कि ज्वार गुरुत्वाकर्षण बलों के कारण समुद्र के स्तर का आवधिक बढ़ाना और गिराना है, जबकि धाराएं पानी का निरंतर निर्देशित संचलन होती हैं। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बी सही पूछा है तो बी हो जाएगा कि इन दोनों को प्रभावित करने वाला सही कारण, सही ढंग कौन सा है? आंसर बी हो जाएगा। तीसरा क्या दिया गया है? महासागरीय धाराएं दैनिक रूप से 2 बार आती हैं। धाराएं 2 बार नहीं आती भाई, ज्वार 2 बार आते हैं, जबकि ज्वार हवा के पैटर्न से प्रेरित होते हैं। धाराएं जो होती है वो हवा के पैटर्न से प्रेरित होती हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। ज्वार केवल गहरे समुद्र में होते हैं जबकि धाराएं तटों के पास में होती हैं, दोनों, ये भी गलत हो जाएगा। आंसर होगा इसका बी सही। अगला है प्रश्न नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, वसंत ज्वार स्प्रिंग टाइड कब आते हैं? स्प्रिंग टाइड कब आते हैं? स्प्रिंग टाइड जब आते हैं जब
जब ये पूर्णिमा और अमावस्या दोनों के दौरान होते हैं ये सारी चीज़ें, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं, तब जाकर के स्प्रिंग टाइड आते हैं। इस स्थिति में सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल एक ही दिशा में मिलकर के काम करते हैं और इसी वजह से सामान्य से अधिक ऊंचे ज्वार आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि वसंत ज्वार कब आते हैं, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में रेखांकित होते हैं। जब ये सीधी रेखा में होते हैं तब सूर्य का और पृथ्वी का बल ज़्यादा, सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल एक ही दिशा में मिलकर के लगता है और इसी वजह से बसंत ज्वार आती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, जहाँ पर गर्म और ठंडी महासागरीय धाराएं मिलती हैं। जहाँ पर गर्म और ठंडी आपस में मिलती हैं वह क्षेत्र मछली पकड़ने के लिए सबसे समृद्ध या फिर मत्स्य पालन के लिए सबसे उचित क्यों माना जाता है। जहाँ पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं आपस में, वहाँ ठंडे पानी में घुले हुए जो पोषक तत्व होते हैं वो सतह के ऊपर आ जाते हैं, यानी कि ठंडे पानी के जो तली के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, ऊपर आ जाते हैं। उसकी वजह से यानी कि और ऊपर आने की वजह से जिसको हम बोलते हैं अपवेलिंग, और जिससे जो पल्लवक होते हैं वो पनपते हैं और मछलियों का मुख्य भोजन होता है। तो मछलियाँ वहाँ पर आती हैं उनको खाने के लिए और इसी वजह से मछली पकड़ने के लिए वो मछलियाँ वहाँ पर इकट्ठी मिलेंगी किनारों पर, और इसी वजह से मछली पकड़ने के लिए जहाँ गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वो क्षेत्र उचित माना जाता है मछली पकड़ने के लिए, मत्स्य पालन के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर तापमान में संतुलन में रहता है, या फिर वहाँ पर नौवहन आसान हो जाता है। ठंडी धाराएं बर्फ लाती हैं और मछलियों को आकर्षित करती हैं। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि गर्म और ठंडी धाराओं के मिश्रण से पोषक तत्वों की बहुतायत है, यानी कि जो पोषक तत्व होते हैं जिनको हम पल्लवक बोलते हैं वे ऊपरी सतह पर आ जाते हैं। अपलेविंग और पल्लवक ये दोनों पनपते हैं और मछलियों का मुख्य भोजन होते हैं पोषक तत्व, और ये खाने के लिए वहाँ आती हैं और इसी वजह से वो क्षेत्र जो है मत्स्य पालन के लिए उचित मानते हैं। अगला है एल नीनो। एल नीनो क्या है, एल नीनो क्या है ये आपको बताना है। क्या ये क्वेश्चन नंबर 8 है ना, हाँ। क्या ये एक आवधिक है, एक ठंडी महासागरीय धारा है। एल नीनो क्या ठंडी महासागरीय धारा है, या फिर यह आवधिक गर्म महासागरीय धारा जो पेरू के तट पे दिखाई देती है, एक प्रकार का उच्च ज्वार है या एक समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है। आपको बताना है कि एल नीनो क्या है। ये एक आवधिक गर्म महासागरीय धारा है। एल नीनो गर्म महासागरीय धारा है जो पेरू के तट पे दिखाई देती है। इसका आंसर हो जाएगा बी, सही होगा। आंसर क्या हो जाएगा, बी। एक आवधिक गर्म जलधारा है और ये जो है उसके ऊपर दिखाई देती है। ये पूर्वी जो प्रशांत महासागर है उसके सतही जल असामान्य रूप से गर्म हो जाता है और इसी की वजह से मौसम का जो पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। तो एल नीनो जलवायु का एक तरह का पैटर्न है। तो ये एक आवधिक गर्म जलधारा है, महासागरीय धारा, और पेरू के तट पर ये दिखाई देती है। अगला है लेब्राडोर। इसका आंसर हो जाएगा लेब्राडोर, क्योंकि ये महासागरीय धारा ठंडी जलधारा के बारे में पूछ रहा है। तो गल्फ स्ट्रीम गर्म है, उत्तरी अटलांटिक अफवाह है, या फिर कुरोशियो धारा, ये तीनों ही गलत हो जाएंगे। ठंडी जलधारा पूछी है तो लेब्राडोर याद रखना। गर्म पूछ ले तो गल्फ स्ट्रीम। एल नीनो जो है वो, एल नीनो क्या है, एक अवधि के दौरान की महासागरीय गर्म जलधारा है। अगला है महासागरीय जल की लवणता का मुख्य स्रोत क्या है। महासागरीय जल की लवणता, सैलिनिटी का मुख्य स्रोत पूछा है कि महासागरों की जो जल है उसमें इतनी लवणता क्यों है। हवा के द्वारा लाई गई धूल की वजह से है, नदियों द्वारा भूमि में लाए गए जो लवण है उनकी वजह से है, समुद्री जीवों का विघटन होता है इसलिए है, और साथ ही साथ ज्वालामुखी गतिविधि की वजह से होता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ, और इसमें आंसर भी दिए गए, मैंने हाइड कर दिए थे। इसका आंसर हो जाएगा, आंसर इसका तो आपने देख ही लिया होगा। इसका आंसर क्या है, बी। नदियों द्वारा भूमि में जो लाए गए लवण होते हैं उनकी वजह से महासागरीय जल की लवणता बढ़ती है। इसका आंसर हो जाएगा बी। नदियों के द्वारा, नदियाँ अपने प्रवाह के दौरान चट्टानों, मिट्टी, खनिज या फिर जो लवण होती हैं उनको घोल करके साथ में लेकर आती हैं और उनको समुद्र में ले जाती हैं। फिर वाष्पीकरण होता है और उसी की वजह से जो जल होता है वो भाप में बदल जाता है, लेकिन लवण होते हैं वो समुद्र में रहते हैं और इसी की वजह से महासागरीय जल की लवणता होती है, नदियों द्वारा लाई गई भूमि की वजह से। तो आंसर मैं ये हटा दूंगी, PDF जब मिलेगी आपको। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगले क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि मृत सागर डेड सी में उच्च लवणता किस वजह से है, क्या परिणाम है, उच्च लवणता के क्या परिणाम है। डेड सी है उसमें उच्च लवणता है, उसका क्या परिणाम है।
किस वजह से है? इसमें समुद्री जीवन की बहुतायत होती है। क्या इसमें समुद्री जीवन की बहुतायत मात्रा होती है, इस वजह से है? या फिर है पानी का घनत्व बढ़ जाता है जिससे उपप्लावता यानी कि अधिक होती है, उपप्लावकता अधिक हो जाती है, पानी जल्दी वाष्पित हो जाता है, ये फिर ये दुनिया का सबसे गहरा जल निकाय है। तो ये यहाँ पर आपको आंसर मिल ही गया होगा, उपप्लावकता यानी कि जो पानी का घनत्व है वो बढ़ जाता है उसमें, और इसी की वजह से क्या होती है, उपप्लावकता अधिक हो जाती है। अत्यधिक नमक घुले होने के कारण में मृत सागर का जो पानी होता है वो सामान्य समुद्री जल से कहीं अधिक ज़्यादा हो जाता है, घना, और उसी वजह से उच्च घनत्व के कारण से इसमें तैरना भी आसान हो जाता है। आप देखोगे कि उत्प्लावकता का मतलब होता है कि तैरना बिल्कुल आसान हो जाता है, उत्प्लावकता अधिक होती है। तो इसी वजह से मृत सागर में क्या होती है, लवणता का परिणाम क्या निकलता है कि इसमें उपप्लावकता या फिर घनत्व इसका बढ़ जाता है बाकियों की अपेक्षा में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, यदि वायुदाब एयर प्रेशर कम होता है तो पानी के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पानी के क्वथनांक के ऊपर अगर वायुदाब बढ़ेगा तो पानी के क्वथनांक पर क्या असर पड़ेगा? क्या ये बढ़ जाएगा, ये कम हो जाएगा, ये अपरिवर्तित यानी कि कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, या फिर इसे निर्धारित नहीं कर सकते हम कि क्या इसमें चेंज हुआ है? तो निर्धारित कर सकते हैं हम इसको, परिवर्तन होगा इसमें और ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पानी का जो क्वथनांक है वो कम हो जाएगा। पानी पर वायुमंडलीय दबाव जितना भी कम होगा, यानी कि ऊंचे पहाड़ों पर हम जाते हैं, या फिर पानी को उबलने के लिए उतनी ही कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। जितनी ऊंचाई पर आप पानी को उबालोगे उतनी ही कम ऊर्जा की आवश्यकता आपको पड़ेगी, इसलिए जो क्वथनांक है वो कम हो जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा कथन महासागरीय धाराओं के महत्व को सही ढंग से उजागर करता है, ये पूछा है, सही बताना है। ये महासागरीय धाराएं पृथ्वी के चारों ओर ऊष्मा वितरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। महासागरीय जो धाराएं हैं वो पृथ्वी के चारों ओर ऊष्मा वितरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। ये धाराएं मौसम के पैटर्न को प्रभावित करती हैं, कि जो महासागरीय धाराएं होती हैं वो मौसम के पैटर्न को प्रभावित करती हैं, जलवायु को प्रभावित करती हैं। बिल्कुल ये कथन भी सही दिया गया है। भूमध्य जो रेखा है वो ध्रुवों तक गर्म लेकर के जाती हैं, जो धाराएं महासागरीय धाराएं हैं वो गर्मी लेकर के जाती हैं, और जो समुद्री जीवन होता है उसको भी पोषण देती हैं। यानी कि तीसरा भी सही हो जाएगा कि ये समुद्री पारिस्थितिकी जो तंत्र है उसको भी प्रभावित करती हैं। महासागरीय जो धाराएं होती है वो पृथ्वी की उष्मा होती है, पृथ्वी की उष्मा को संतुलन बनाने में मदद करती है। महासागरीय धाराएं क्या करती हैं, जो हमारी ये मकर रेखा से कर्क रेखा तक जो बीच का एरिया है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, और ये शीत एरिया है। महासागरीय धाराएं यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगी तो गर्म धाराएं यानी कि ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक गर्मी लेकर के जाती हैं, और इसी वजह से मौसम प्रभावित होता है पूरा, और समुद्री जो जीवन होते हैं उनको भी पोषण मिलता है। तो इसी वजह से क्या होती है, ये तीनों ही सही हो जाएंगे। जो महासागरीय धाराएं हैं सही ढंग बताना है इनका, तो ये तीनों ही सही हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। आंसर इसका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंटार्कटिक जो है सर्क कंपोलर करंट ACC किस दिशा में बहती है? अंटार्कटिक सर्क कंपोलर करंट जो है वो कौन सी दिशा में बहता है? पश्चिम से पूर्व बहेगा, या पूर्व से पश्चिम, भूमध्य रेखा की ओर, या ध्रुवों की ओर? किस दिशा में बहता है? इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर। अंटार्कटिक जो सर्क कंपोलर करंट है वो एकमात्र ऐसी धारा है जो बिना किसी भी भूमि बाधा के पृथ्वी के चारों ओर पश्चिम से पूर्व दिशा में लगातार बहती रहती है, बिना किसी बाधा के ये बहती रहती है। एक अकेली ऐसी धारा है जो हमेशा बिना किसी बाधा के पृथ्वी के चारों ओर घूमती रहती है, और इसकी दिशा होती है कि पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती है, तो आंसर इसका होगा बी। अगला है ज्वारीय रेंज, टाइड रेंज क्या है? ज्वारीय रेंज क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा, ज्वारीय रेंज क्या है? समुद्र में पानी की औसत गहराई को हम ज्वारीय रेंज बोलते हैं। उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई का अंतर जिसको हम ज्वारीय रेंज बोलते हैं, या फिर महासागरीय धाराओं की गति या चंद्रमा और सूर्य के बीच की दूरी। ज्वारीय रेंज होती है उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच में ऊर्ध्वाधर ऊंचाई का अंतर। ये ज्वार की जो ऊर्ध्वाधर सीमा वर्टिकल रेंज होती है उसका एक तरह का माप होता है। वर्टिकल जो रेंज होती है उसका एक तरह का माप होता है, उसको बोलते हैं हम ज्वारीय रेंज या टाइड रेंज। तो आंसर क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला है नीप ज्वार।
नीप जो टाइड होती हैं उनके दौरान सूर्य चंद्रमा पृथ्वी की सापेक्ष स्थिति क्या होती है। जब नीप ज्वार आते हैं, नीप टाइड आते हैं, उसके दौरान सूर्य चंद्रमा क्या सीधी रेखा में होते हैं, समकोण पर आते हैं। सूर्य पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं लेकिन चंद्रमा नहीं, या फिर चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होंगे लेकिन सूर्य नहीं। क्या पूछा है इन्होंने कि नीप ज्वार आते हैं तब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी की स्थिति किस प्रकार होती है, तो वे समकोण पर होते हैं, वे समकोण पर होते हैं। सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी 90 डिग्री के समकोण पर। नीप ज्वार जिनको हम लघु ज्वार भी बोलते हैं, हिंदी में हम इनको क्या बोलते हैं, लघु ज्वार, हम इनको बोलते हैं लघु ज्वार। और ये क्या होते हैं, 90 डिग्री के समकोण पर समकोण बनाते हैं सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी का। और इसी स्थिति में दोनों के जो बल होते हैं वे एक दूसरे को आंशिक रूप से रद्द कर देते हैं और इसी वजह से चंद्रमा सामान्य रूप से कम ऊंचे उठते हैं, जिनको हम लघु ज्वार, छोटे ज्वार या नीप ज्वार का नाम देते हैं। अगला है महासागरीय जल की गति के कितने मुख्य प्रकार हैं। महासागरीय जल की गति के कौन से मुख्य प्रकार हैं। इसका आंसर है क्या, ज्वार है, 2 तरंगे या फिर धाराएं हैं, 3 यानी कि तरंगे, ज्वार और धाराएं, 4th यहाँ पर है तरंगे, ज्वार, धाराएं और सुनामी। महासागरीय जल की गति के पूछा है यहाँ पर, और कितने प्रकार हैं ये पूछा है, और कौन कौन से हैं इनमें से ये भी दिया गया है। क्या सिर्फ ज्वार है, तो इसके 3 प्रकार हैं, मुख्य प्रकार हैं, यहाँ लिख लो 3। तो तीसरा यहाँ है, कौन कौन से हैं, तरंगे हैं, ज्वार हैं और सीधा धाराएं हैं। तो तीनों, इसका आंसर हो जाएगा 3। ये भी गलत हो जाएगा आपका 4th भी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैनरीज धारा। कैनरी धारा अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के निर्माण का एक बड़ा कारण है। क्यों है ये कारण, सबसे बड़ा कारण जो कैनरीज धारा है वो क्या है, अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है, सबसे बड़ा कारण मानी जाती है। क्यों मानते हैं इसको, कैनरीज धारा को। क्या ये एक गर्म धारा है जिससे वाष्पीकरण बढ़ जाता है, इसी वजह से। क्या ये एक ठंडी धारा है, तो ये आंसर ठंडी तो सही है यहाँ तक, जो तट के साथ में शुष्क और स्थिर वायुमंडलीय स्थिति बनाती है। तो सही आंसर यही है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। एक तेज धारा है जो नमी को दूर करती है, या फिर रेगिस्तान में ये निर्माण में कोई भी सीधा संबंध नहीं होता इसका, सारे ही गलत हो जाएंगे। और यहाँ पर आंसर आपने देख भी लिया होगा, मैंने हाइड करने की बहुत कोशिश की थी ताकि आपको आंसर ना दिखे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं लाइन रह जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ये एक ठंडी धारा है जो तट के साथ में शुष्क और स्थिर वायुमंडल बनाती है। ठंडी धाराएं अपने ऊपर की हवा को क्या करती है, ठंडा कर देती हैं, और इससे हवा में नमी धारण करने की क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है, और इसी वजह से बारिश नहीं होती, जिससे रेगिस्तान बनता है। तो ये इसका प्रोसेस है पूरा। ठंडी धाराएं ठंडा जो है वायु को ठंडा करेंगी, और उसी वजह से नमी जो है धारण करने की क्षमता होती है हवा में वो कम हो जाएगी, और नमी धारण नहीं करेगी तो बादल, बारिश, ये सारी घटनाएं नहीं होंगी और वहाँ पर रेगिस्तान बन जाएगा। तो कैनरीज जो धारा है वो क्या है, एक ठंडी धारा है, याद रखना। अगला है हुंगवे इंडेक्स। हुंगवे इंडेक्स जो है उसका उपयोग किस लिए हम करते हैं। सतत विकास को मापने के लिए करते हैं, या फिर आर्थिक विकास की दर मापने के लिए करते हैं, भूखमरी के स्तर को मापने के लिए, या असमानता को मापने के लिए। तो इसका जो उपयोग है हुंगवे का, इसका इंडेक्स का उपयोग हम करते हैं भूखमरी के स्तर को मापने के लिए। HDI जो मानव विकास सूचकांक है, साथ ही HPI जो मानव गरीबी सूचकांक है, और PQLI यानी कि भौतिक जीवन की गुणवत्ता का सूचकांक, सभी विकास के उपाय हैं, सभी क्या करते हैं, विकास को बढ़ावा देते हैं। जबकि हंगर इंडेक्स भूखमरी सूचकांक कुपोषण को मापता है। किसको मापता है, भूखमरी को मापता है, कुपोषण को मापता है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा C, सही आंसर C। अगला है जलमंडल। जलमंडल जो है वो पृथ्वी के लिए क्यों जरूरी है, और इस पे हमें विचार करना है। जलमंडल हमारे लिए जरूरी क्यों है। ये जलवायु को विनियमित करने में मदद करता है, ये समुद्री जीवन के लिए आवास देता है, ये ऊर्जा उत्पादन यानी कि जो ज्वारीय ऊर्जा है उनका स्रोत है, ये ताजे पानी का प्राथमिक स्रोत है। तो पहला यहाँ पर है, और ये दिया गया है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, सही पूछा है। तो सही, तो ये तो गलत हो जाएगा कि ये ताजे पानी का प्राथमिक स्रोत है। जलमंडल पूरे जल का स्रोत है, यानी कि जलमंडल में पूरा जो 71% पे जल है ना पृथ्वी पर, उसमें पूरे में जलमंडल आ जाएगा। तो पूरा जलमंडल हमारे लिए ताजे पानी का स्रोत नहीं है। आपको पता है हमने शुरुआत में किया था 2.5% या 2.4% लगभग, इतना सिर्फ ताजे पानी के रूप में हमें मिलता है, लेकिन प्राथमिक स्रोत नहीं है। तो ये तो गलत हो जाएगा, सही पूछा है। तो ये जलवायु को विनियमित करने में मदद करता है। जो जलमंडल है वो जलवायु को प्रभावित करता है, नियमित बनाता है,
दूसरा, ये समुद्री जीवन के लिए आवास प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। और ये ऊर्जा उत्पादन, जो ज्वारीय ऊर्जाएं होती हैं उनका भी एकमात्र जो है एक तरह का स्रोत है। तो तीनों सही हो जाएंगे, चौथा जो है गलत हो जाएगा। 1, 2 और 3 जो है सही होंगे, बाकी के गलत हो जाएंगे। फोर्थ जो है आपका वो गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला, हाँ, ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट यानी हिस्ट्री का। नेक्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री का। आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चन कैसे लगे ये ज़रूर बताना कमेंट करके, और क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा, आप कितने क्वेश्चन हल कर पाए ये ज़रूर बताना मेरे को। ये सारी चीज़ें आप फीडबैक देते हो ना तो अच्छा लगता है कि इतने जो है क्वेश्चन सही हुए बच्चों के, इतने गलत हुए, और क्लास कैसी लगी। अगला स्टार्ट कर लेते हैं हम हिस्ट्री। पहला प्रश्न क्या दिया गया है? गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। जो गुप्त काल है उसको भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं। और इस दावे के लिए कौन सा कारण जो है सबसे जो है उसको समर्थन देता है, उसका साथ दे रहा, कौन सा कारण है जो इसका सही साथ दे रहा? कला और वास्तुकला का अभूतपूर्व विकास हुआ था इस टाइम पे। विज्ञान और गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की थी। दोनों ही गलत हैं ये। साम्राज्य भर से पूर्ण आर्थिक समानता की स्थापना हो गई थी। यह संस्कृत साहित्य का चरमोत्कर्ष हुआ था इस वजह से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त काल में स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि पूर्ण आर्थिक समानता की स्थापना हुई थी। आर्थिक रूप से कला, विज्ञान, साहित्य और संस्कृति की ऊंचाइयां जो थी उनको संदर्भित करता है। और किसी भी पूर्व साम्राज्य को पूर्ण आर्थिक समानता जो है कभी नहीं मिली थी, इसलिए समाज स्तरों में बट गया था। और इसमें गुप्त काल को स्वर्ण युग इसलिए बोलते हैं कि उस टाइम पे जो स्तर थे वो बिल्कुल एक समान आ गए थे। साम्राज्य भर में पूर्ण आर्थिक समानता यानी कि पूर्ण उनको समानता मिल गई थी सभी को, ना कि उच्च वर्ग ना नीच वर्ग। और इसी वजह से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से चीनी यात्रियों पर विचार करना है कि उनके भारत आने का क्रम कौन सा है। ह्वेनसांग कब आए थे, फाहियान कब आए थे और इत्सिंग कब आए थे? सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले आया था फाहियान, तो पहले नंबर पे फाहियान हो जाएगा। सेकंड नंबर पे कौन आया था? ह्वेनसांग, तो ये सेकंड पे हो जाएगा। और इत्सिंग इनके बाद आया था, तो ये थर्ड नंबर पे। इसका सही क्रम क्या हो जाएगा? 2 1 3, 2 1 3, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। फाहियान यहाँ पर लिख लो, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे आया था। और लगभग 400 ईस्वी के आसपास, 400 ईस्वी के आसपास, याद रखना 400 ईस्वी के आसपास। जो दूसरा है ह्वेनसांग, ये आए थे हर्षवर्धन के टाइम पे, हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पे, हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पे आए थे हर्षवर्धन। और समय था 630 ईस्वी, याद रखना 630 ईस्वी। और जो इत्सिंग आए थे वो 670 ईस्वी के आसपास, 670 लगभग ईस्वी थी, उस टाइम पे आए थे। इन दोनों के बाद में आए थे, तो सही आंसर हो जाएगा ये सेकंड। अगला है, गुप्त प्रशासन के संदर्भ में जो भुक्ति है, भुक्ति या फिर ये क्या है, भुक्ति शब्द का क्या अर्थ है? गुप्त प्रशासन के साल में भक्त, भुक्ति, इनका क्या अर्थ है? क्या ये एक सैन्य इकाई थी, या फिर ये प्रांत या राज्य का नाम दिया गया था? एक तरह की कर प्रणाली थी, कर को नाम दिया गया, या फिर एक व्यापारिक संघ बनाया गया था उसका नाम था? ये एक तरह का प्रांत या फिर एक राज्य था। गुप्त प्रशासन में क्या था? साम्राज्य को देश या फिर प्रांत, इसको हम प्रांत भी बोल सकते हैं, भुक्ति दी गई है, इसको हम प्रांत भी बोल सकते हैं। एक तरह के देश को या फिर प्रांत के रूप में विभाजित किया गया था साम्राज्य को। और इसका प्रशासन जो करता था, इसके जो प्रशासन को सही ढंग से चलाने वाला जो प्रशासक अधिकारी होता है, उसको नाम दिया गया था उपारिका। क्या नाम दिया गया था उसको? उपारिका। तो ये जो भक्त हैं, भुक्ति, तो याद रखना इसको प्रांत भी आ सकता है कि गुप्त प्रशासन के संदर्भ में प्रांत यानी कि वो एक तरह का प्रांत या राज्य होता था जिसका नाम दिया गया था भुक्त। अगला है, प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद जो स्तंभ शिलालेख है उनके लेखक कौन है? और जो गुप्त शासक समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का विस्तृत विवरण दे रहा है। जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है उसका लेखक है हरिसेन, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हरिसेन। इन्होंने समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे ये, और इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति को संस्कृत में चंपू शैली में, जो कि गद्य और पद्य का मिश्रण होती है चंपू शैली, उसमें लिखा था। तो ये याद रखना, जो इलाहाबाद स्तंभ लेख है उन्होंने क्या किया था, समुद्रगुप्त के बारे में उपलब्धियों का विवरण दिया गया था और चंपू शैली में लिखा था। किसने? हरिसेन ने। चंपू शैली।
और ये क्या होती है, अगर पूछ ले कि चंपू शैली क्या है, तो ये गद्य और पद्य का मिश्रण होती है। गद्य और साथ ही साथ पद्य का मिश्रण दोनों को मिक्स करके मिश्रण है ये। अगला क्वेश्चन क्या है, गुप्त काल के दौरान में धन्वंतरी किस क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाने जाते हैं। जो धन्वंतरी थे वो उनको किस क्षेत्र में विशेषता हासिल थी। क्या खगोल विज्ञान की विशेषता थी, गणित की, चिकित्सा की, या फिर कविता और नाटक की। तो धन्वंतरी किसके लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में रहने वाले जो 9 रत्न थे उनमें से एक का नाम है धन्वंतरी, और वो चिकित्सा के क्षेत्र में क्या थे, जो है महान जो चिकित्सक माने जाते हैं आयुर्वेद के, तो ये चिकित्सक थे धन्वंतरी। अगला है, सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान कौन सा चीनी यात्री भारत आया था। हर्षवर्धन के दौरान कौन सा जो है चीनी यात्री भारत आया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ह्वेनसांग, और उसने अपनी पुस्तक सी यू की में भारत का विवरण दिया गया है। तो ये क्वेश्चन भी एक तरह का आंसर ही है कि सी यू की में जो भारत का विवरण है वो किसने दिया था। तो हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान में आया था चीनी यात्री ह्वेनसांग। कौन आया था, ह्वेनसांग। अगला है, और ये जो ह्वेनसांग है इन्होंने क्या किया था, जो 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। कितने सालों तक, नालंदा विश्वविद्यालय में 6 सालों तक इन्होंने अध्ययन किया था, और फिर अपना जो यात्रा वृत्तांत थे वो लिखे थे सीयूकी में भारत का। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, हर्षवर्धन ने जो अपनी राजधानी थानेसर है वो कहाँ पर स्थानांतरित की थी। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थानांतरित की थी। हर्षवर्धन ने अपनी बहन राजश्री की खोज और उत्तरी भारत में जो अपनी स्थिति थी उसको मजबूत कर लिया था। अपनी बहन राजश्री की खोज की और जो उत्तरी भारत में अपनी स्थिति को काफ़ी जो है स्ट्रॉन्ग बना लिया था, और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। तो सही आंसर इसका होगा कन्नौज। किसको अपनी राजधानी बनाया था, कन्नौज को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं स्वयं हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई मानी जाती हैं। कौन सी जो रचना है जो कि हर्षवर्धन ने लिखी थी। हर्षचरित्र है, या फिर नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। सही आंसर आपको बताना है कि कौन कौन सी रचना है जो हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई है। इनमें से जो है एक तो हो जाएगी रत्नावली, एक हो जाएगी नागानंद, और तीसरी हो जाएगी प्रियदर्शिका। हर्ष जो चरित्र है वो कादम्बरी यानी कि बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई है। हर्ष चरित्र और जो किसके द्वारा लिखी गई है, एक आप यहाँ लिख लो कादम्बरी, दोनों पूछ ले कि किसके द्वारा लिखी गई है। कादम्बरी और हर्ष चरित्र ये दोनों ही लिखी गई थी, पहली ये और दूसरी ये। मैं सीरियल लिख रही हूँ, और इनका जो लेखक था वो था बाण भट्ट। कौन था, बाण भट्ट। बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई थी। ये तीनों लिखी गई थी इसके हर्षवर्धन के द्वारा। तो तीनों के लेखक याद रखना। इसका आंसर हो जाएगा 2, 3 एंड 4। आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला है, गुप्त काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन जो है सही है। गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी ये बताना है। महिलाओं को पूर्ण राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो गए थे और वे प्रशासन में भाग लेती थी। तो उस समय पे ऐसा नहीं था। कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो ये उस टाइम पे गुप्त शासन में महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई थी और सती प्रथा के पहले साक्ष्य भी इसी काल के हैं। तो ये कथन जो है बिल्कुल सही है, बी में। बी, गुप्त काल में जो महिलाएं थी उनको क्या करते थे, कुछ क्षेत्रों में महिलाओं का सम्मान था, कहीं पर नहीं था। लेकिन मौर्य स्थिति में, यानी कि जो मौर्य काल था उनकी तुलना में महिलाओं की जो स्थिति थी वो गिरी हुई थी, यानी कि कम थी। उनके टाइम पे ऐसा होता था कि भाई महिलाओं की स्थिति में थोड़ी जो है कमी आई थी, गिरावट आई थी। और पहले के जो सती प्रथा के साक्ष्य हैं वो भी हमें यहीं से मिले हैं। जो एरण अभिलेख हमें मिला था उसमें बताए गए हैं कि 510 ईस्वी में एरण अभिलेख में सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य जो हमें मिला है वो गुप्त काल में ही मिला है। तो सती प्रथा का पहला साक्ष्य एरण अभिलेख से मिला है, जहाँ पर गुप्त काल की महिलाओं के बारे में बताया है कि उस टाइम पे महिलाओं की स्थिति में कमी आई थी, गिरावट आई थी, और जो सती प्रथा थी वो भी उस टाइम पे प्रचलित थी। तो इसका सही आंसर होगा बी। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक के शासनकाल में हुई थी। जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कुमारगुप्त प्रथम ने। कुमारगुप्त प्रथम ने। नालंदा महाविहार या फिर विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में 5वीं शताब्दी में हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त काल के दौरान में भारतीय संस्कृति का दक्षिण पूर्व एशिया जैसे कि जावा हो गए, सुमात्रा हो गए, उसमें विस्तार हुआ था और इसी विस्तार में सबसे प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी? इन सब में सबसे प्रमुख जो भूमिका है वो किसने निभाई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। सैन्य जो विजय थी वो, या फिर बौद्ध या हिंदू भिक्षुओं के व्यापारियों ने, राजनयिक उपहार या जबरन धर्मांतरण ने। इसकी जो सही आंसर हो जाएगा वो बौद्ध और हिंदू भिक्षुओं और व्यापारियों ने सही भूमिका निभाई थी। सबसे ज़्यादा भूमिका इसके विस्तार में किसने निभाई थी? बौद्ध और हिंदू भिक्षुओं, साथ ही साथ व्यापारियों ने। इन्होंने, बौद्ध और हिंदू भिक्षुओं ने, साथ ही व्यापारियों ने शांतिपूर्ण तरीके से जो है भारतीय संस्कृति का गुप्त काल के दौरान में विस्तार किया था। अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं में भित्ति चित्रों का निर्माण मुख्य रूप से किस काल के दौरान में हुआ था? जो अजंता की गुफाओं में भित्ति चित्र मिले हैं दीवारों पे, गुफाओं में, जैसे महाराष्ट्र में अजंता की गुफा है वहाँ पर चित्र मिले हैं, उनका जो निर्माण है वो मुख्य काल से किस दौरान में हुआ था? मुख्य कौन से काल के दौरान में? मौर्य काल में, गुप्त काल में, वर्धन काल में या कुषाण काल में? तो सही आंसर हो जाएगा बी, गुप्त काल में। जो भी अजंता की गुफाओं में महाराष्ट्र में चित्र मिले हैं वो 2 चरणों में थे, लेकिन अधिकांश बेहतरीन जो भित्ति चित्र थे वो गुप्त काल में 4वीं से लेकर के 6वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान पाए गए हैं। यानी कि सबसे जो बेहतरीन चित्र मिले थे वो गुप्त काल में मिले थे। तो इसका सही आंसर गुप्त काल हो जाएगा। अगला है एरण अभिलेख, जो कि सती प्रथा का पहला लिखित ऐतिहासिक प्रमाण मानते हैं, किस शासक से संबंधित है? कौन से शासक के दौरान में ये मिला था? तो सही आंसर इसका भानुगुप्त हो जाएगा। ये भानुगुप्त के शासनकाल की बात कर रहा है। उस टाइम पे जो मध्य प्रदेश में एरण अभिलेख मिला था 510 ईस्वी में, शिलालेख में गोपराज नामक सेनापति की मृत्यु के बाद में उसकी पत्नी को सती होने का वर्णन दिया गया था, जो कि भानुगुप्त से संबंधित है। किसकी पत्नी को सबसे पहले जो है सती होते हुए हमने पढ़ा है सती प्रथा के बारे में? तो ये पढ़ा हमने गुप्त काल में। एक तो याद रखना, यहाँ पर लिख रही हूँ मैं और ऊपर क्वेश्चन भी आया गया है, तो दोबारा से आपको भूलोगे नहीं। गुप्त काल में मिला है एरण अभिलेख, जहाँ पर सती प्रथा हुई थी। और एक गोपराज नामक एक सेनापति था, क्या नाम था? गोपराज। और गोपराज सेनापति की वाइफ को सबसे पहले सती किया गया था, सेनापति की पत्नी को। इसकी वाइफ का नाम क्या था? नाम तो नहीं पता मुझे, लेकिन गोपराज सेनापति की पत्नी पहली बार सती हुई थी, सती। अगला है, गुप्त काल में निर्मित जो दशावतार मंदिर है, मेहरगढ़, देवगढ़ है, किस भारतीय वास्तुकला शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? किस भारतीय वास्तुकला शैली का सबसे जो है उत्कृष्ट उदाहरण है? तो ये नागर शैली हो जाएगी। दशावतार मंदिर देवगढ़ कौन सी भारतीय वास्तुकला से जुड़ा हुआ है? नागर शैली से। यहाँ की जो प्रारंभिक नागर शैली है उसका एक उत्कृष्ट और महत्वपूर्ण उदाहरण जो माना गया है वो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। अगला है, गुप्त अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? जो गुप्त अर्थव्यवस्था थी वो मुख्य रूप से किसके ऊपर निर्भर करती है? विदेशी व्यापार पे, कृषि या भूमि राजस्व पे, धातु उद्योग या नमक उत्पादन, कौन से किसके ऊपर जो है मुख्य रूप से निर्भर करती है? क्वेश्चन नंबर 15 का आपको आंसर देना है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका कृषि और भूमि राजस्व। गुप्त जो साम्राज्य है वो मुख्य रूप से एक प्रकार का कृषि प्रधान जो है उस टाइम पे अर्थव्यवस्था थी। और जो भू राजस्व था, भाग था या भोग हम जिसको बोल सकते हैं, वो आय का मुख्य स्रोत था। भू राजस्व क्या था? आय का मुख्य स्रोत था कृषि और भू राजस्व। अगला है कि हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी के बाद में उत्तरी भारत में किस प्रकार की राजनीतिक स्थिति जो थी वो उत्पन्न हुई थी? किस प्रकार की राजनीतिक स्थिति उत्पन्न हुई थी? एक मजबूत या एकीकृत साम्राज्य बना था? बिल्कुल भी नहीं। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में जो राज्य था, भारत था, वो छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में विभाजित हो गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में उसका जो विशाल साम्राज्य था वो तुरंत टूट गया था कई क्षेत्रों में, जैसे कि गुज्जर प्रतिहार बन गए थे अलग से, पाल अलग से हो गए थे, राष्ट्रकूट थे वो अलग हो गए थे, और इन्हीं के बीच में त्रिपक्षीय जो संघर्ष था वो हुआ था। तीनों के बीच में संघर्ष का काल, त्रिपक्षीय संघर्ष का काल हम जिसको बोलते हैं, वो हर्षवर्धन के टाइम का था जब वो उनकी डेथ हो गई थी। तो ये कई प्रांतों में राष्ट्रकूट, गुज्जर प्रतिहार ये सभी सामने आए थे। फिर अगला है, गुप्त साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? गुप्त साम्राज्य के जो पतन हुआ था उसका मुख्य कारण क्या है? क्या आर्थिक स्थिरता की वजह से जो थी उसका पतन हुआ था? पतन का कारण पूछा है यहाँ पर। अत्यधिक केंद्रीकृत प्रशासन था, या फिर जो है हुणों के लगातार आक्रमण थे, या बौद्ध धर्म का उत्थान? तो सही इसका आंसर सी हो जाएगा।
हुणों के लगातार आक्रमण की वजह से क्या हुआ था, इसका जो बर्बर आक्रमण हुए थे स्कंदगुप्त के समय में। किसके समय में हुए थे ये याद रखना, स्कंदगुप्त। एक सेकेंड रुको, मेरे हाथ से लिखने में ना बड़ी दिक्कत आती है, और मेरा पेन है वो मेरे बेटे ने ख़राब कर दिया था उसको, और अब कभी आएगा तभी आएगा, कहीं पर बाहर जाऊंगी तभी लेकर के आऊँगी, तब तक तो ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा मेरे को। इसका था स्कंदगुप्त के समय में हुए थे जो है आक्रमण। स्कंदगुप्त के समय में हुणों के आक्रमण की वजह से गुप्त साम्राज्य की अर्थव्यवस्था थी, सैन्य शक्ति थी, वो सारी कमज़ोर हो गई थी और इसी वजह से उसका पतन हुआ था। माफ करना। अगला क्वेश्चन 18 क्वेश्चन नंबर हिस्ट्री का। गुप्त काल के दौरान में जो ग्रामिक है या फिर महतर है वो किन को हम बोलते थे। ग्रामीण या जो महतर थे वो कौन होते थे। कोई भी स्थानीय सेनापति होते थे, प्रांतों के राज्यपाल, ग्राम स्तर पर स्थानीय मुखिया या फिर शाही खजांची। किसको हम ग्रामिक या महतर बोलते थे, तो ग्राम स्तर पर जो स्थानीय मुखिया होते थे उनको ये नाम दिए गए थे। अगला है कला और वास्तुकला के संदर्भ में गुप्त काल ने निम्नलिखित में से किस में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा है। कला और वास्तुकला के संदर्भ में गुप्त काल ने निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण बदलाव हुआ था। कला और वास्तुकला के संदर्भ में गुप्त काल में क्या परिवर्तन हुए थे। लकड़ी की वास्तुकला से पत्थर की वास्तुकला में संक्रमण हुआ था कि पहले तो लकड़ी की थी फिर पत्थर की आ गई, या फिर बौद्ध स्तूपों के निर्माण में कमी आई थी और हिंदू मंदिरों का निर्माण में वृद्धि हुई थी। तो कला और वास्तुकला के संदर्भ में यही परिवर्तन आया था गुप्त काल में कि बौद्ध स्तूपों के निर्माण में तो कमी आ गई थी और जो हिंदू मंदिर थे उनकी स्थापना धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। जैसे कि ब्राह्मणवाद था, उसका जो है हिंदू धर्म था वो काफ़ी जो है प्रचलन में चल पड़ा था उस टाइम पे, और पुनः उत्पादन का गवाह भी माना गया है। इसको बोलते हैं पुनरुत्थान का गवाह, जिसको हम ब्राह्मणवाद बोलते हैं। और इसी के परिणाम स्वरूप में स्थायी पत्थर में हिंदुओं की जो हिंदू मंदिर थे उनका निर्माण होने लगा था, जबकि जो बौद्ध वास्तुकला थी वो प्रभावित होने लगी थी, उसका प्रभाव कम होने लगा था। तो यही बदलाव देखने को मिला था कि हिंदू मंदिर थे उनका निर्माण बढ़ने लगा और जो बौद्ध स्तूप थे उनका कम होने लगा। और लास्ट है हिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन, ह्वेनसांग। इसके अनुसार में वर्धन काल के दौरान प्रचलित जो सामाजिक व्यवस्था है मुख्य रूप से कितने वर्ण थे। ह्वेनसांग के अनुसार में वर्धन काल के दौरान कितने वर्ण थे, सामाजिक व्यवस्था में कितने वर्णों में या वर्गों में बांटा गया था। तो सही इसका आंसर हो जाएगा कि इनको 4 वर्गों में बांटा गया था। पहला था ब्राह्मण, हम जिसको बोलते हैं, पहला था ब्राह्मण, पहले वर्ण में थे ब्राह्मण। सेकंड में आगे थे क्षत्रिय। क्षत्रिय कोई कृषि व्यापारी वगैरह व्यापार करने वाला या कोई भी काम करने वाला, कोई भी थोड़ा बहुत अपना बिजनेस कर रहा है, वो ब्राह्मण में थे सारे ब्राह्मण। थर्ड नंबर पे थे वैश्य, वैश्य में थे कृषि वगैरह करने वाले तो शायद, है ना। क्षत्रिय में तो जो सैनिक होते थे ना, सेवाएं करते थे सैनिक, जो कोई भी किसी भी क्षेत्र की रक्षा करते थे, सैनिक होते थे, उनको शामिल किया गया था। वैश्य में कृषि व्यापारी, इनको शामिल किया गया था। और फोर्थ नंबर पे सबसे जो इन तीनों की सेवा करता था, तीनों की मिलकर के सेवा करता था, उसको नाम दिया गया था शूद्र। तो इसको 4 भागों में बांटा गया था सामाजिक व्यवस्था को। यहाँ से हमारी पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट होती है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, आप अपना आंसर जरूर बता देना। लास्ट में मैं हर बार बोलती हूँ अपने आंसर दिया करो, 80 में से कितने आए। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है पॉलिटिकल साइंस के, पहला है लोकतंत्र की सबसे व्यापक और स्वीकृत परिभाषा क्या है। लोकतंत्र की अवधारणा और चुनौतियां हम करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस में। पहला है कि लोकतंत्र की सबसे व्यापक और स्वीकृत परिभाषा क्या है और ये किसके द्वारा दी गई है, ये भी हम बात करेंगे। तो जनता द्वारा जनता के लिए ही शासन, जो पहला है ए, यही सही हो जाएगा। लोकतंत्र में हम पढ़ते हैं कि लोगों का शासन, लोगों की क्या होती है, पहल होती है, लोगों का शासन होता है। और ये परिभाषा जो है दी गई है वो अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा, अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र क्या है कि लोकतंत्र में सरकार लोगों के द्वारा चुनी जाएगी और वो लोगों के फायदे के लिए ही काम करेगी। इसलिए लोकतंत्र की सबसे स्वीकृत परिभाषा है जनता के द्वारा और जनता के लिए किया गया शासन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट जो डेमोक्रेसी है उसका सबसे अच्छा उदाहरण है।
डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? भारत की जो संसदीय प्रणाली है, क्या इसमें हम प्रत्यक्ष तौर पे भाग लेते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका की जो राष्ट्रपति प्रणाली है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। स्विट्जरलैंड में जो लैंड्सगेमाइंड है असेंबली होती है, क्या वो जो है सीधे प्रत्यक्ष लोकतंत्र में का सबसे अच्छा उदाहरण है? या फिर चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है का शासन है वो लोकतंत्र का प्रत्यक्ष लोकतंत्र को दर्शाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। स्विट्जरलैंड की जो लैंड्स में माइंड है असेंबली वो जो है सीधे तौर पे, यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या करते हैं लोग, सीधे कानून बनाते हैं और सीधा निर्णय लेते हैं। स्विट्जरलैंड के जो कुछ छोटे छोटे कैंटन होते हैं उनमें आज भी क्या करते हैं लोग, मैदानों में इकट्ठा होकर के वोट देते हैं। और भारत में ये चीज़ें आज तक संभव नहीं हो पाई हैं, अभी तक तो ये है नहीं, आगे हो सकता है तो कभी हो भी सकता है। तो जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है उसका सबसे अच्छा उदाहरण है स्विट्जरलैंड में लैंड्सगेमाइंड असेंबली। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3, लोकतंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार करने हैं कि लोकतंत्र के यहाँ पर कई विचार दिए गए हैं, उनमें से कौन सा कथन सही है? सही आपको सही ढंग से परिभाषित करता है सिद्धांतों को। पहला है कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होती है। बिल्कुल सही है। लोकतंत्र में जो अंतिम निर्णय क्या होता है, लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के पास में होती है सारी शक्ति। फिर है लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के ऊपर आधारित होना चाहिए। बिल्कुल, इसमें कोई भी पक्ष विपक्ष ये सारी चीज़ें नहीं होती, निष्पक्ष बिना किसी भेदभाव के स्वतंत्र रूप से चुनाव होता है। और प्रत्येक वयस्क नागरिक के पास में एक वोट होना चाहिए और प्रत्येक वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। प्रत्येक नागरिक के पास में जो भी अडल्ट है उसके पास में एक वोट होना चाहिए और सभी का वोट बराबर मान्य होगा। कोई ऊंच नीच जाति या अमीरी गरीबी का भेदभाव कुछ भी जो है किसी भी चीज़ से उस वोट की कीमत कम नहीं होगी, सभी का वोट एक समान माना जाएगा। चाहे बड़े से बड़ा कोई अभिनेता वो हो उसका भी एक वोट माना जाएगा, और चाहे झुग्गी झोपड़ी में या सड़क पर रहने वाला एक आदमी वोट दे, सभी के वोट की वैल्यू एक समान होगी। तो तीनों ही चीज़ें इसमें सही हो जाएंगी, तीनों ही आंसर इसमें सही होंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। लोकतंत्र के जो आवश्यक सिद्धांतों को लेकर के तीनों ही परिभाषाएं सही हैं। क्वेश्चन नंबर है 4, प्रतिनिधित्व के सिद्धांत। इसके संदर्भ में जो ट्रस्टीशिप है उसका सिद्धांत का क्या अर्थ है? जो प्रतिनिधित्व के सिद्धांत हैं उसमें जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है उसका क्या अर्थ होता है? पहला है कि प्रतिनिधि को जनता की इच्छा के अनुसार काम करना चाहिए, या फिर प्रतिनिधि को जनता की भलाई के लिए काम करना चाहिए और अपने विवेक का उपयोग करे और भले ही वे तत्काल जनता की राय के विरुद्ध हो, या फिर सी, प्रतिनिधि को केवल अपने चुनाव क्षेत्रों के जो हित होते हैं उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए, या फिर जो प्रतिनिधि है उसको एक राजनीतिक पार्टी के निर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। जो ट्रस्टीशिप है उसका सिद्धांत क्या है? तो इसमें आंसर हो जाएगा बी। जो प्रतिनिधि होता है, जो प्रतिनिधि मतलब आगे जाता है चुनाव में, उसमें क्या होती है, जनता की भलाई के लिए और अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए उसको। जनता की भलाई के लिए उसको अपने जो है चीज़ें सामने लानी पड़ेंगी कि भाई मैं ये जनता की भलाई के लिए कदम उठाना चाह रहा हूँ, वो सारी चीज़ें उसको अपने विवेक से करनी चाहिए, उसका उपयोग करके करना चाहिए, भले ही वो तत्काल या फिर जनता की राय के विरुद्ध ही क्यों ना हो। अपने हिसाब से उसको जनता की भलाई देखनी है कि आगे चल करके ये काम जनता की जो है उसके लिए पॉजिटिव होगा, तो वही सारी चीज़ें प्रतिनिधि को करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुमत दल को सबसे अधिक सीटें देना है, सरकार में स्थिरता सुनिश्चित करना, अल्पसंख्यकों को विधायिका में निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है, या फिर चुनाव प्रक्रिया को सरल बनाना? क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। आनुपातिक जो प्रतिनिधित्व है उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि अल्पसंख्यकों को सीधे सीधे जो है विधायिका में निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। इसका मतलब ये है कि जितने भी प्रतिशत वोट हैं, जिस पार्टी के जितने प्रतिशत वोट हैं मिले हैं जिस भी पार्टी को, उससे लगभग उतनी ही सीटें मिलनी चाहिए, जिससे कि जो छोटे समूह या फिर अल्पसंख्यक हैं उनकी आवाज़ें भी सुनी जा सके। तो अल्पसंख्यकों के लिए इसने क्या किया था, ये निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया था आनुपातिक प्रतिनिधित्व में। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ये दर्शाता है कि लोकतंत्र संघर्षों को सुलझाने का सबसे बेहतर तरीका प्रदान करता है? कौन से समूह में हम ये बात करते हैं कि लोकतंत्र जो है वो सारी चीज़ें सही ढंग से करता है, बेहतर तरीके से संघर्षों को सुलझाने में
जो है सही दर्शाता है, कौन सा तरीका यहाँ पर दिए गए हैं। तो पहला है कि ये बहुमत के शासन को बिना किसी विरोध के लागू करता है। ये विभिन्न समूहों को एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण तरीके से रहने की अनुमति देता है, या फिर यह अल्पसंख्यकों की मांगों को पूरी तरह से दबा देता है, या संघर्षों से बचने के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। इसका सही आंसर हो जाएगा कि ये विभिन्न समूहों को, सभी समूहों को एक दूसरे के साथ में शांतिपूर्ण तरीके से रहने की अनुमति देता है। यानी कि लोकतंत्र बातचीत करता है, सहमत करता है कि अलग अलग विचारों के समूहों के ये सभी लोग आपस में शांति से अपनी बात रखें, मिलकर के हल निकालें। इन सभी का मौका सभी को मिलना चाहिए, बजाय इसके कि एक समूह दूसरे के ऊपर हावी हो जाए। सभी को शांतिपूर्ण तरीके से अपने विचार सामने रखने चाहिए, और यही चीज़ें लोकतंत्र के संघर्षों को सुलझाने का सबसे बेहतर तरीका है। आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7, भारत जैसे देश में लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है। जो भारत है, अपना देश है, उसके सामने, लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है भारत में। शिक्षा का अभाव और गरीबी, सैन्य शासन की संभावना, राजशाही का वापसी का डर, या राजनीतिक दलों का पूर्ण अभाव। तो हमारे देश की जो सबसे बड़ी समस्या है वो शिक्षा का अभाव है और गरीबी है। भारत में अशिक्षा और जो गरीबी है वो सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक नहीं होने देती ये सारी चीज़ें। अगर वो शिक्षित नहीं होंगे तो जागरूक नहीं होंगे, और इसी वजह से वो अपना हक भी नहीं ले पाते। कई बार उन्हें आसानी से प्रभावित नहीं कर सकते, तो इसलिए शिक्षित होना जरूरी है, इससे गरीबी दूर होती है। तो शिक्षा और गरीबी दोनों ही यहाँ पर लोकतंत्र को सीधे जो है सबसे बड़ी चुनौती है भारत की। अगला है लोकप्रिय संघर्ष, जो पॉपुलर स्ट्रगल है उसमें लोकतंत्र आंदोलन लोकतंत्र को किस प्रकार से मजबूत करते हैं। किस प्रकार से लोकप्रिय संघर्ष में आंदोलन लोकतंत्र को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं या मजबूत करते हैं। क्या वे सरकार को अस्थिर कर देते हैं और अराजकता फैला देते हैं। वे राजनीतिक अभिजात वर्ग को अधिक शक्ति देते हैं। वे लोगों की आवाज़ को नीति निर्माण में शामिल करते हैं और जवाबदेही बढ़ाते हैं, या फिर वे मीडिया की शक्ति को कम करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या होगा, सी। इसमें क्या है, जब लोग विरोधी प्रदर्शन, जो जिसको हम बोलते हैं लोकप्रिय संघर्ष, जब विरोध में प्रदर्शन करते हैं तो सरकार को बताते हैं कि वे क्या चाहते हैं, वो अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, और इससे सरकार के ऊपर दबाव पड़ता है और उसके प्रति यानी कि जनता के प्रति जवाबदेही होना पड़ता है इस वजह से। तो क्या होता है, ये लोकप्रिय संघर्ष इसीलिए है कि लोगों की आवाज़ को नीति निर्माण में शामिल करना है और सरकार को जवाबदेही होना पड़ेगा, उनको जवाब देना पड़ेगा कि जनता किस वजह से इतनी रूठी हुई है, किस क्या मांग कर रही है। अगला है समानता, इनइक्वालिटी। तो समानता लोकतंत्र के लिए एक चुनौती क्यों है। समानता जो है वो लोकतंत्र के लिए बड़ी चुनौती है, तो वो क्यों है, कारण पूछा है इसने। तो क्या ये असमानता से सरकार चलाना आसान हो जाती है। ये लोगों को राजनीतिक जो है प्रक्रिया में समान रूप से भाग लेने से रोकता है। साथ ही साथ असमानता केवल आर्थिक होती है, राजनीतिक नहीं, या फिर इससे केवल धनी वर्ग ही चुनाव में भाग ले पाते हैं। ये असमानता के बारे में पूछ रहा भाई, इंग्लिश में सही है इनइक्वालिटी। तो इसमें क्या है कि ये लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी जो है चुनौती है वो किस वजह से है। जब समाज में बहुत ज़्यादा असमानता होती है तो गरीब और वंचित जो लोग होते हैं वो अक्सर चुनाव लड़ने या अपनी आवाज़ उठाने में सक्षम नहीं होते हैं, क्योंकि गरीब हैं और शिक्षित भी कम है, और इसी की वजह से लोकतंत्र जो था कमज़ोर हो जाता है। लोकतंत्र में सभी लोगों को हिस्सा लेने का जो है हक है, लेकिन कई बार अशिक्षित होते हैं कुछ लोग गरीब होते हैं, तो अपनी बात आगे पहुंचा ही नहीं पाते, और इसी वजह से असमानता ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती है, यानी कि उसको समान रूप से प्रक्रिया में भाग लेने से रोक लेता है। गरीब होने की वजह से या अशिक्षित होने की वजह से, नॉलेज नहीं होती है, इस वजह से वो पीछे रह जाते हैं अपनी बात कहने से। अगला है गरीबी, पॉवर्टी लोकतंत्र के कामकाज को किस प्रकार से प्रभावित करती है। जो गरीबी है वो लोकतंत्र को किस वजह से प्रभावित करती है। गरीब लोग अधिक तर्कसंगत निर्णय लेते हैं, इसलिए गलत हो जाएगा। गरीब लोगों को भोजन या पैसे के लिए अपने वोट बेचने पर मजबूर कर दे सकती है, बिल्कुल सही। जो गरीब होते हैं उनको सिर्फ अपने भोजन की पड़ी होती है, पैसों की पड़ी होती है कि वो किस प्रकार से कमाएं। तो गरीबी ही सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि गरीब लोग अक्सर अपनी तत्काल ज़रूरतों के बारे में सोचते हैं कि अभी हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। उनको कोई मतलब नहीं है कि वोट किसके पास जाएगा और वो आगे क्या करेंगे। उनको सिर्फ अपनी फ़िलहाल की स्थिति देखती हैं वो, और उसी वजह से उनको वोट बेचने, खरीदने और ये सारी चीज़ें करने पर मजबूर कर देती है। तो लोकतंत्र में गरीबी जो है इस प्रकार से प्रभावित करती है।
अगला है, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र का एक आवश्यक परिणाम नहीं है? कौन सा लोकतंत्र का जरूरी परिणाम यहाँ पर नहीं पूछा है? तो सरकार में जवाबदेही, नागरिकों के बीच में गरिमा या स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, आर्थिक असमानता का पूर्ण उन्मूलन करना या निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करना। तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा आर्थिक असमानता का पूर्ण रूप से उन्मूलन। यानी कि लोकतंत्र सुनिश्चित करता है कि सरकार जनता के प्रति जवाबदेही हो, यानी कि सरकार का कर्तव्य है कि वो जनता के प्रति जवाबदेह हो, सभी को गरिमा मिलनी चाहिए। और ये गारंटी नहीं देता वो इस बात की कि सभी लोग आर्थिक रूप से बिल्कुल बराबर हो जाएंगे, तो असमानता पूरी तरह से खत्म नहीं होती बल्कि कम हो जाती है, यानी कि थोड़ी बहुत कम हो जाती है, बिल्कुल खत्म नहीं होती। तो इसका मतलब है कि आर्थिक असमानता का पूर्ण उन्मूलन यानी कि कम हो जाती है, पूर्ण रूप से खत्म नहीं होती। तो यही लोकतंत्र का एक आवश्यक परिणाम नहीं निकलता है यहाँ पर। तो इसका आंसर सही क्या होगा? सी। ये जो है गलत हो जाएंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर जो है 12 का, यहाँ पर लोकतंत्र के बहुमत के शासन का क्या अर्थ है? लोकतंत्र में बहुमत का, रूल ऑफ मेजोरिटी का क्या अर्थ होता है? लोकतंत्र में बहुमत का जो शासन है उसका क्या अर्थ होता है? ऑप्शन है, बहुसंख्यक समुदाय के लोग हमेशा ही अल्पसंख्यक समुदाय पर शासन करते हैं, चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाले प्रतिनिधियों की सरकार बनती है, या फिर धर्म, जाति या भाषा के आधार पर बहुसंख्यक समूह के विचारों को सही माना जाता है, या इसका मतलब है कि हर निर्णय पर 51% लोगों की सहमति होनी चाहिए। बहुमत का शासन का क्या अर्थ है, ये पूछा है लोकतंत्र में। बहुमत के शासन का मतलब क्या होता है कि चुनाव में जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं या फिर सीटें मिलती हैं उसकी सरकार बनती है। और इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक धर्म या जाति के लोग हमेशा शासन करेंगे, वो किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से हो सकते हैं। तो इसका सही इस आंसर होगा बी, कि चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाले प्रतिनिधियों की सरकार बनती है। जिसकी ज़्यादा सीटें होंगी उसी की सरकार बनेगी, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एक पार्टी प्रणाली, वन पार्टी सिस्टम वाले देश को लोकतांत्रिक नहीं माना जा सकता। एक पार्टी प्रणाली वाले देश को लोकतांत्रिक नहीं माना जा सकता, क्योंकि क्यों नहीं मान सकते हम? एक पार्टी प्रणाली वाले देश को लोकतंत्र में शामिल नहीं कर सकते। लोगों के पास शासकों को चुनने या बदलने के लिए वास्तविक विकल्प नहीं होते हैं, या फिर सरकार बहुत ही कुशल होती है, आर्थिक विकास दर हमेशा ऊंची होती है, या वहाँ पर कोई विरोधी प्रदर्शन नहीं होता। एक पार्टी प्रणाली में क्या होते हैं कि लोगों को शासकों को चुनने या बदलने के लिए वास्तविक रूप से विकल्प नहीं मिलते हैं। इसी वजह से लोकतंत्र में विकल्प होना जरूरी है। अगर सिर्फ एक ही पार्टी है तो लोग शासकों को बदल नहीं सकते, और इसीलिए ये लोकतांत्रिक नहीं मानी जाएगी। यानी कि अपनी मर्जी से किसी भी शासक को चुनना हो, अगर एक ही पार्टी होगी, हम उस पार्टी को अच्छा नहीं मानते, हमारी नज़रों में वो कुछ भी काम नहीं कर रही है, तो दूसरा चॉइस तो होनी चाहिए ना कि दूसरी पार्टी को चुन सके, हो सकता है कि वो काम कर दे। तो लोग अपनी मर्जी से सिर्फ एक ही पार्टी में रहेंगे कि भाई यही है और इसी को चुनना पड़ेगा, तो वो तो लोकतंत्र नहीं हुआ। तो इसी प्रकार से कि उनके पास में विकल्प नहीं होंगे चुनाव में शासकों को बदलने का। तो इसका सही आंसर यहाँ लगा रही हूँ मैं, ए है। अगला है प्रेशर ग्रुप्स जो होते हैं या हित समूह जिसको हम बोलते हैं, लोकतंत्र में क्या भूमिका निभाते हैं? जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं ये लोकतंत्र में किस प्रकार की क्या भूमिका निभाते हैं? जो हित समूह होते हैं जैसे कि किसान यूनियन हो गए, ट्रेड यूनियन हो गए, वो चुनाव नहीं लड़ते हैं बिल्कुल भी, बल्कि सरकार के ऊपर दबाव डाल करके अपने हितों से जुड़ी हुई नीतियां जो हैं वो बनवाने की कोशिश करते हैं। जो हित समूह होते हैं क्या होते हैं, बड़े बड़ी यूनियन होती हैं, कोई भी ट्रेड यूनियन होगी, किसान यूनियन होगी, वो सरकार को ऊपर दबाव बनाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा होता है, ताकत होती है, वो सरकार के ऊपर भी दबाव बना सकते हैं कि जो हमसे जुड़ी हुई नीतियाँ हैं, जिस नीति से हमारा फ़ायदा होगा वही लेकर के आए। तो वे सरकार की नीतियों को प्रभावित करने के लिए पैरवी, जिनको लॉबिंग बोलते हैं, उनको विरोध प्रदर्शन करते हैं। अपने हिसाब से वो अपनी नीतियां बनवाने की कोशिश करते हैं सरकार से। अगला है प्रश्न नंबर 15। भारत में 1970 के दशक के दौरान हुए संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अभी क्या है, शोर शराबा बहुत हो रहा था ना बाहर। कहाँ थे हम? क्वेश्चन नंबर 15 में। भारत में 1970 के दशक के दौरान संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जो संपूर्ण क्रांति आंदोलन था
उसका नेतृत्व किसने किया था? टोटल रिवॉल्यूशन का आंदोलन का नेतृत्व तो इसमें नेतृत्व किया था जयप्रकाश नारायण ने। इसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा? सी, जयप्रकाश नारायण ने। कब हुई थी ये? 1974-75 में जेपी ने इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ में बिहार से संपूर्ण क्रांति आंदोलन स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर 1970 दिया गया है, हुआ था 74-75 में, 1974-75 में हुआ था। और जेपी ने, जयप्रकाश नारायण मीन्स जेपी, इन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ सरकार जो है खिलाफ बिहार से, इंदिरा के खिलाफ बिहार से इसकी स्टार्टिंग की थी संपूर्ण क्रांति की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? लोकतंत्र में जवाबदेही और पारदर्शिता किस प्रकार से सुनिश्चित करते हैं? लोकतंत्र में जवाबदेही और पारदर्शिता को सुनिश्चित किस प्रकार से हम कर सकते हैं? तो सीधा आंसर इसका आरटीआई के द्वारा। सूचना का अधिकार जैसे कि आरटीआई जैसे कानूनों के माध्यम से खुली बहस के द्वारा, यानी कि हम आरटीआई लगा सकते हैं या फिर खुली रूप से बहस कर सकते हैं। और इसी प्रकार से आरटीआई क्या होती है? कानून लोगों को सरकार से सवाल पूछने का अधिकार देती है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों ही आ जाती हैं, यानी कि हमारे सामने चीज़ें आ जाती हैं कि सरकार हमें क्या जवाब दे रही है इन सभी चीज़ों के बारे में। अगला है प्रतिनिधित्व की कार्यात्मक प्रणाली किस बात पर जोर देती है? प्रतिनिधित्व की कार्यात्मक प्रणाली है वो किस बात पर जोर देती है? तो पहला है कि भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर प्रतिनिधित्व होना चाहिए, लोगों के व्यवसाय और हितों के आधार पर प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जनसंख्या के आधार के ऊपर प्रतिनिधित्व, या फिर राजनीतिक पार्टी की सदस्यता के आधार पर प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व की जो कार्यात्मक प्रणाली होती है वो किस बात पर जोर देती है? वो इस बात पर जोर देती है कि जो सामान्य चुनाव होते हैं वो भौगोलिक क्षेत्र में होते हैं। और कार्यात्मक प्रतिनिधित्व कहता है कि डॉक्टर, इंजीनियर, मजदूर जैसे जो अलग अलग काम करने वाले लोग होते हैं उनका अपना प्रतिनिधि हो, उनके अपने जो काम करने वाले हैं उनके अपने प्रतिनिधि होने चाहिए। तो ये अलग अलग व्यवसायों के हितों के आधार के ऊपर प्रतिनिधित्व करने पर जोर देता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति लोकतांत्रिक सरकार के लिए हानिकारक होती है? इनमें से कौन सी स्थिति है जो लोकतंत्र के लिए हानिकारक है? राजनीतिक जागरूकता का उच्च स्तर, स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया, एक मजबूत विपक्षी दल का अभाव, या नागरिक समाज संगठनों की सक्रिय भागीदारी। सबसे जरूरी होता है विपक्षी दल। एक मजबूत विपक्षी दल होना चाहिए जो हमेशा सरकार से जो है जनता के हित के लिए आवाज उठाता है। लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्षी दल बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वो सरकार की गलतियों को उजागर करता है कि उसको मनमानी करने से भी रोकता है। विपक्षी दल होगा तो वो उनके सामने ये चीज़ें रखेगा कि भाई तुमने उस दिन ये चीज़ें बोली थी, ये काम नहीं किया, या सरकार गलत काम कर रही होती है उसके ऊपर आवाज़ उठा सकता है खुल करके, तो जो कि जनता सामने जा करके नहीं बोल सकती भाई तुमने ये काम कर दिया। तो विपक्षी दल इसलिए बहुत जरूरी होता है लोकतंत्र में। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। आधुनिक लोकतंत्रों में सत्ता के बंटवारे के संबंध में कौन सा कथन है? कथनों के ऊपर विचार करना है। जो आधुनिक लोकतंत्र है उसमें सत्ता का बंटवारा, उसके लिए कई विचार दिए गए हैं, 3 यहाँ पर, तो इनके ऊपर हमें विचार करना है कि कौन सा सही है। तो सत्ता का बंटवारा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में क्षैतिज रूप से होता है। बिल्कुल ये बात सही है कि जो सत्ता का बंटवारा होता है वो तीनों के बीच में होता है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच। फिर है कि सरकार यानी कि सत्ता का बंटवारा केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच में ऊर्ध्वाधर रूप से होता है। तो ये बात भी सही है कि सरकारों के स्तर जैसे कि केंद्र, राज्य के बीच में अलग अलग सामाजिक समूहों के बीच में जो होती हैं ये सारी चीज़ें होती हैं। और साथ ही साथ विभिन्न जो सामाजिक समूह होते हैं जैसे कि भाषाई वे धार्मिक समूहों के बीच में भी सत्ता का बंटवारा हम कर सकते हैं। तो तीनों ही चीज़ें सही होंगी। जो सत्ता का बंटवारा है वो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के लिए भी है। साथ ही साथ जो है ये सरकार के अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों की अलग अलग शक्तियाँ होती हैं। सरकार के स्तर में केंद्र, राज्य, इनके बीच में भी अलग अलग सामाजिक समूहों के बीच में भी हो सकती है। तो ये तीनों ही कथन सही होंगे। साथ ही साथ भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच में भी कर सकते हैं हम। तो तीनों ही कथन सही होंगे, पहला, दूसरा और तीसरा, और जिसमें डी में दिया गया है पहला, दूसरा और तीसरा। अगला है लास्ट क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का। एक सच्चे लोकतंत्र में राजनीतिक दल निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? जो एक सच्चा लोकतंत्र है उसमें राजनीतिक दल जो होते हैं वो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो वो करते हैं समाज के जो विशिष्ट हित होते हैं और उनके जो विचार होते हैं उनका।
राजनीतिक दल समाज के विभिन्न वर्गों और उसके जो अलग अलग विचार होते हैं उनको इकट्ठा करके उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसका आंसर सही हो जाएगा बी की समाज के विशिष्ट हितों या फिर विचारों का प्रतिनिधित्व। ये था लास्ट क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का। अगला सेक्शन है अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला है यहाँ पर आर्थिक विकास और आर्थिक जो वृद्धि है उनके बीच में मुख्य अंतर क्या है। आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि दोनों के बीच में क्या अंतर है, क्या चीज़ें दी गई हैं। आर्थिक जो वृद्धि है ए दिया गया है, आर्थिक वृद्धि केवल मात्रात्मक होती है जबकि आर्थिक विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होती हैं। तो ये गलत हो जाएगा, गलत नहीं भाई, ये सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, हो भी सकता है। आर्थिक विकास केवल राष्ट्रीय आय में वृद्धि है जबकि आर्थिक वृद्धि जीवन स्तर में सुधार करता है। ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। सी है कि आर्थिक वृद्धि केवल विकसित देशों में होती है, विकासशील देशों में भी होती है जबकि आर्थिक विकास केवल विकासशील देशों में होता है। ये भी गलत हो जाएगा। आर्थिक विकास हमेशा आर्थिक वृद्धि की ओर ले जाता है जबकि इसका विपरीत सत्य नहीं है। तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा कि आर्थिक विकास, आर्थिक जो वृद्धि है वो केवल मात्रात्मक होती है, यानी कि वृद्धि का मतलब हम सिर्फ जितना ज़्यादा पैसा कमाते हैं जीडीपी बढ़ाना है, और आर्थिक विकास का मतलब है पैसा कमाने के साथ साथ लोगों की ज़िंदगी को भी अच्छे से जीना, यानी कि अच्छी शिक्षा देना, अच्छा स्वास्थ्य है, अच्छी पानी की सुविधाएं, तो उनको बेहतर जीवन देना। जीडीपी का आर्थिक वृद्धि होती है सिर्फ पैसा कमाना, वृद्धि करना, सिर्फ पैसे की भी जीडीपी इतनी है, इतनी आई है औसत। और आर्थिक विकास का मतलब विकास करना है, बेहतर करना। तो इसमें गुणात्मक और मात्रात्मक होता है विकास, और ये सिर्फ मात्रात्मक होती है, देखने के लिए कि भाई इतनी आर्थिक स्थिति ऐसी है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सतत विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सतत विकास के लिए कौन सा कारक सबसे ज़्यादा जरूरी है। केवल तीव्र आर्थिक वृद्धि प्राप्त करना है, गलत। प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग करना है, सतत विकास में हम सभी चीज़ों का अंधाधुंध उपयोग नहीं कर सकते। वर्तमान ज़रूरतों को भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतें से समझौता किए बिना पूरा करना, यानी कि हम किसी भी प्राकृतिक रूप से पहाड़ों का या किसी भी चीज़ का, पेड़ों का, किसी भी चीज़ का लगा लो आप, प्राकृतिक रूप से किसी भी चीज़ का हम उपयोग कर रहे हैं तो उसका उपयोग हमें इस प्रकार से करना है कि आने वाली पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके, हम अपनी ज़रूरतें पूरे कर सकें और आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए भी बचा करके रख सकें। यानी कि हमें ये नहीं है कि भाई हम अभी जिंदा हैं, हमें जितना भी आया है वो सब चीज़ें हम उड़ा देते हैं, जो भी हमारे सामने आती है हम मज़े करेंगे, बस आने वाली पीढ़ी भाड़ में जाए, ऐसा नहीं करना है हमें। जो अपनी चीज़ें हैं, सतत विकास का मतलब यही होता है कि आने वाली जो पीढ़ी है, जैसे कि पानी है, जंगल है, वो हम इस्तेमाल करेंगे, हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी और भविष्य में जो हमारे बच्चे होंगे वो भी इनका उपयोग कर पाएंगे। इसका मतलब होता है सतत विकास। अगला है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी विकास के मापन का एक पारंपरिक तरीका है। विकास के मापन का एक पारंपरिक तरीका है। तो जीडीपी के बारे में कौन सा कथन सही है, सही पूछा है। ये एक वर्ष में किसी देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल जो है मौद्रिक मूल्य होता है। तो ये बात बिल्कुल सही होती है। जीडीपी क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद। ये हमें बताता है कि एक साल में हमारे देश में कुल कितना सामान बना है, कितनी सेवाएं हमने देश को दी हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, ये सारी टीचर्स हैं, ये सारी सेवाएं हमने कितनी दी हैं, उसका कुल मूल्य कितना है, और ये देश की कमाई में हिसाब किताब लगाता है। तो ये सारी चीज़ें सही है, यानी कि पहला ही कथन सकल घरेलू उत्पाद के बारे में सही है। देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं, सेवाएं जो होती हैं वो उनके कुल मौद्रिक मूल्य, उनके पैसे, उनसे कितनी कमाई हुई है, ये सारी चीज़ों को दर्शाता है। अगला है, मानव विकास सूचकांक HDI। इसकी गणना में निम्नलिखित में से किस संकेत का उपयोग नहीं करते। नेगेटिव पूछा है, नहीं किया जाता है। HDI की गणना में किसका उपयोग नहीं किया जाता है, नहीं पूछा है। तो HDI में जीवन प्रत्याशा, जन्म के समय का उपयोग करते हैं। 3 मुख्य चीज़ों से बनता है। मानव विकास सूचकांक में 3 मुख्य चीज़ें होती हैं। सबसे पहले होती है कि लोग औसतन कितना जीते हैं, जीवन प्रत्याशा मतलब लोग औसतन कितना जीते हैं, पहली चीज़ होगी। दूसरा कि वो कितना पढ़ते हैं, कितनी उनके पास में शिक्षा है, तो शिक्षा का स्तर दिया गया है, सही हो गया ये भी। और तीसरा कि वो कितना कमाते हैं, सकल PPP या फिर प्रति व्यक्ति आय वो कितना कमाते हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पर है और नहीं पूछा है। तो जो शिशु मृत्यु दर है वो
शिशु मृत्यु दर को इसको हम सीधे तौर पे इसमें शामिल नहीं करते हैं HDI में। HDI के लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला कि जीवन प्रत्याशा, जीवन लोग कितना जीते हैं, कितना उन्होंने अपना जीवन जिया, जीने का शिक्षा का स्तर कि उन्होंने कितनी शिक्षा प्राप्त की, और तीसरा प्रति व्यक्ति है कि उन्होंने जीने के बाद शिक्षा प्राप्त करने के बाद में कितना कमाया। ये तीनों चीज़ें किस में आती हैं? मानव विकास सूचकांक HDI में। अगला है भौतिक जीवन की जो गुणवत्ता सूचकांक है PQLI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो PQLI यानी कि इसको मोरिस डी मोरिस ने विकसित किया था। क्या इसके बारे में ये कथन सही है? तो इसके बारे में ये सही है। इसकी जो शुरुआत थी किसने की थी? और लोगों की भलाई को मापने का सबसे पुराना तरीका यानी कि भौतिक जीवन की गुणवत्ता का सूचकांक यानी मानव जीवन की भलाई के, लोगों की भलाई को मापने का सबसे पुराना तरीका हम इसको मानते हैं। इसमें ही देखा जाता है कि लोग कितने साल जीते हैं, कितने बच्चे जन्म के बाद में बच जाते हैं और कितने लोग पढ़े लिखे हैं। 0 से लेकर के 100 तक के बीच का इसमें माप होता है। ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही सही होगा। यानी कि इस विकसित किया था मोरिस ने। साथ ही साथ ये तीनों संकेत जैसे जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और साक्षरता दर पर आधारित होती है कि इसमें शिशु मृत्यु दर को शामिल किया गया है, जीवन प्रत्याशा को और साक्षरता दर को। साथ ही इसमें 0 से लेकर 100 तक के बीच का मान होता है। तीनों ही चीज़ें सही हैं। सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है मानव गरीबी सूचकांक HPI किस पहलू पर केंद्रित है? जो मानव गरीबी सूचकांक है वो किस पर आधारित है? मानव गरीबी सूचकांक HPI में हम क्या मापते हैं? लोगों के पास में क्या क्या चीज़ें कम है, किस चीज़ की उनके पास में कमी है, जैसे कि कम जीवन काल हो गया, कम शिक्षा का स्तर और जीवन की बुनियादी संसाधन है वहाँ तक उनके जो पहुँचने का अभाव है उस चीज़ को। तो जो ये इसका सही आंसर हो जाएगा कि मानव विकास के 3 बुनियादी आयामों का अभाव। उनके पास में एक अच्छी शिक्षा नहीं है, उनका जीवन कम है, उनके पास में संसाधन नहीं है अच्छे, तो शिक्षा का स्तर कम है। ये सारी चीज़ों का अभाव हम किस में देखते हैं? HPI में, मानव गरीबी सूचकांक में। सही आंसर क्या हो जाएगा? तीनों ही जो मानव के लिए जरूरी बुनियादी सिद्धांत होते हैं उनकी तीनों का अभाव होना HPI है। अगला है सतत विकास लक्ष्य क्या है? सतत विकास लक्ष्य क्या है? विकसित देशों के लिए विशिष्ट आर्थिक लक्ष्य है। गलत हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा निर्धारित 17 वैश्विक लक्ष्य है जो कि गरीबी समाप्त करने, ग्रह की रक्षा करने और सभी के लिए समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए है। तो इसका सही आंसर है सतत विकास का लक्ष्य ही ये है कि जो पूरी दुनिया के लिए सबसे 17 बड़े लक्ष्य हैं जिनमें से 2030 तक हमें हासिल करना है और इनका उद्देश्य दुनिया को बेहतर और टिकाऊ बनाना है। इसका जो लक्ष्य है कब तक का है? 2030 तक हमें पूरा करना है इसको। और 17 बड़े देशों का यानी कि 17 बड़े लक्ष्य हैं, देश नहीं पूरी दुनिया के 17 बड़े लक्ष्य हैं जिनको 2030 तक हासिल करना है और यही बेहतर टिकाऊ तरीका है दुनिया को बेहतर बनाने का। तो यही चीज़ें सतत विकास लक्ष्य में शामिल की गई हैं। अगला है प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटल इनकम विकास तुलना के लिए एक उपयोगी मीट्रिक है। प्रति व्यक्ति आय है जो विकास तुलना के लिए एक उपयोगी मीट्रिक है, लेकिन इसकी एक प्रमुख सीमा है। वो क्या है? प्रति व्यक्ति आय की प्रमुख सीमा पूछी है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये देशों की कुल जनसंख्या को ध्यान में नहीं रखती है। गलत हो जाएगा। ये विभिन्न देशों के बीच आय के असमान वितरण को छिपा देती है। यह केवल गैर मौद्रिक अर्थव्यवस्था को मापती है। गलत हो जाएगा। ये ऐतिहासिक डेटा की तुलना के लिए उपयुक्त होती है भाई। ये क्या होती है? प्रति व्यक्ति आय विकास की तुलना के लिए सबसे उपयोगी मीट्रिक है और इसके लिए एक प्रमुख सीमा क्या है कि ये विभिन्न देशों के बीच में आय के जो असमान वितरण है उसको छुपा के रखती है। ये औसत आय ये बताती है कि औसत व्यक्ति जो होता है वो कितना कमाता है, लेकिन ये नहीं बताती कि पैसा सभी के बीच में बराबर बटा है या फिर कुछ लोग अमीर हैं बाकी के लिए लोग जो हैं गरीब हैं। तो ये इनका औसत बताती है, ना तो ये बताती है कि एक आदमी है जिसके पास में बेचारे के पास में दिन के शाम को पेट भरने के लिए भी कुछ नहीं है, या ना ये बताती है कि एक के पास में इतना अरबों खरबों पैसा है कि वो कुछ भी कर सकता है। ये उन दोनों का मिलाकर के औसत निकाल देती है बीच का और सबको लगता है कि दोनों के पास में इतना ही है। तो ये उनके जो असमान वितरण होता है आय का उसको छुपा देती है। फिर है नेक्स्ट 2 राज्यों है, एक एक्स है और एक वाई, उसके ऊपर विचार करना है। राज्य एक्स की प्रति व्यक्ति आय राज्य वाई से ज़्यादा है। क्या हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि राज्य एक्स या राज्य वाई से अधिक विकसित है, यानी कि आय ज़्यादा है एक्स के पास में वाई से? तो क्या हम बता सकते हैं? निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं 100% श्योर होकर के हम बोल सकते हैं कि हाँ
इसके पास में जो ये विकसित है और ये विकासशील है, ये पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। तो सिर्फ जो औसत आय होती है ज़्यादा होने से कोई भी देश का जो या राज्य होता है वो विकसित नहीं मान सकते हम। ये भी देखना जरूरी है कि वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य कैसा है, शिक्षा का स्तर कैसा है, उनको नॉलेज कितनी है, कि क्या वो पढ़े लिखे हैं और क्या उनको पास में शिक्षाएं हैं। तो अन्य जो चीज़ें होती हैं वो भी हमें देखनी पड़ती हैं उसके लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाँ नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, नहीं क्योंकि क्षेत्रफल बड़ा हो सकता है, नहीं। इसका आंसर हो जाएगा नहीं, यानी कि बी, क्योंकि विकास के स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य जो गैर आर्थिक कारक होते हैं वो भी जो है विकसित करने में विकास में सहायक होते हैं। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो विकास में, किसी भी देश का या राज्य का विकास करना, उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं शामिल। सिर्फ पैसा ही किसी भी चीज़ के लिए ऐसा नहीं मान सकते कि भाई पैसा ज़्यादा है तो विकसित होगा। अगला है हंगर इंडेक्स। हंगर जो इंडेक्स है वो वैश्विक भूखमरी सूचकांक किस बात का संकेत देता है? जो हंगर है, यहाँ पर हंगर लिखा हुआ है, हंगर इंडेक्स जो है वो वैश्विक भूखमरी सूचकांक में किस बात का संकेत देता है? क्या वो दुनिया भर के देशों में खाद्य उत्पादन की कुल मात्रा को दर्शाता है? देशों में भूखमरी के स्तर का व्यापक माप है? केवल कैलोरी सेवन के आधार पर कुपोषण का स्तर मापते हैं, या फिर खाद्य सुरक्षा पर सरकारी खर्च होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी। सही इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। जो GHI या फिर जिसको हम बोलते हैं वैश्विक भूखमरी सूचकांक, ये एक तरीका मापने का ये तरीका है कि किस देश में कितनी भूखमरी है और वो कितनी गंभीर है। यहाँ पर कुपोषण है, बच्चों का कम वजन है, बाल मृत्यु दर को भी देखता है। तो इन सभी चीज़ों को देख करके चलता है कि इसमें कितनी भूखमरी है, कितनी जो है सारी चीज़ें हैं, कुपोषण है, इन सभी की मात्रा को देख करके चलता है। यानी कि देश भर के भूखमरी के स्तर का व्यापक माप है। अगला है आर्थिक विकास आमतौर पर किसके साथ जुड़ा होता है? आर्थिक जो विकास है आमतौर पर किसके साथ में जुड़ा होता है? मुद्रास्फीति में निरंतर कमी होती है उसके साथ, या बेरोजगारी दर में जो निरंतर वृद्धि होती है उसके साथ, देश की राष्ट्रीय आय में निरंतर वृद्धि, या केवल कृषि क्षेत्र का विस्तार करना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, देश की जो राष्ट्रीय आय है उसमें निरंतर वृद्धि करना। स्पष्ट कर सकते हैं हम कि आर्थिक वृद्धि का सीधा जो संबंध होता है वो देश की कुल कमाई, राष्ट्रीय आय के लगातार बढ़ने से ही होता है। तो देश की जो राष्ट्रीय आय होती है वो निरंतर वृद्धि होती रहे, इसी के साथ में आर्थिक वृद्धि जुड़ी होती है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्या पूछा गया है कि मानव विकास रिपोर्ट HDR कौन सा संगठन प्रकाशित करता है? जो मानव विकास रिपोर्ट है वो कौन सा संगठन, किस संगठन के द्वारा वो प्रकाशित करी जाती है? तो ये की जाती है UNDP, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। ये क्या होती है? इसमें HDI जैसे सूचकांक होते हैं, यानी कि इसमें HDI जैसे सूचकांक होते हैं। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा। अगला है सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के तहत कितने सतत विकास लक्ष्य हैं वो निर्धारित किए गए हैं? कितने जो विकास हमने अभी ऊपर क्या था, इसका आंसर हो जाएगा 17। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का गैर आर्थिक संकेतक है? आर्थिक विकास का गैर आर्थिक संकेतक है प्रति व्यक्ति जो है ऊर्जा है उसका खपत, जीवन प्रत्याशा, निर्यात की मात्रा या बचत दर। इसका सही आंसर हो जाएगा आर्थिक विकास का गैर आर्थिक संकेतक होगा जीवन प्रत्याशा। मतलब होगा इसका कि लोग औसतन कितने साल तक जीते हैं, ये एक गैर आर्थिक या फिर सामाजिक संकेत है। जबकि बाकी के विकल्प होते हैं वो आर्थिक गतिविधियों से जुड़े होते हैं कि कितनी प्रति व्यक्ति आय है, निर्यात की मात्रा कितनी है, बचत कितनी करी है। ये सारी चीज़ें आर्थिक विकास में सहायक होती हैं, न कि जीवन प्रत्याशा। तो सही आंसर गैर पूछा है या नेगेटिव पूछा है तो ये हो जाएगा इसका जीवन प्रत्याशा। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन। विकास की तुलना में जब हम अंतरराज्यीय स्तर पर भारत के राज्यों की तुलना करते हैं तो अक्सर हम किस पैरामीटर का उपयोग करते हैं? विकास की तुलना में अंतरराज्यीय स्तर पर भारत के जो राज्य हैं उनकी आपस में तुलना करते हैं तो कौन से पैरामीटर का हम उपयोग करते हैं? क्या हम कुल जनसंख्या देखते हैं, वहाँ पर जो है साक्षरता दर या फिर शिशु मृत्यु दर देखते हैं, राज्य का भौगोलिक आकार देखते हैं, राज्य के मुख्यमंत्रियों की संख्या से कोई लेना देना नहीं, भौगोलिक आकार की भी इसमें हेल्प नहीं ले सकते, ना ही कुल जनसंख्या देखते हैं। हम देखते हैं कि साक्षरता तक वहाँ की शिक्षा कैसी है और बच्चों के लिए सुविधाएं किस प्रकार की हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं। शिशु मृत्यु दर इसलिए देखते हैं क्योंकि वहाँ पर कि लोग कितने शिक्षित हैं और कितनी जो है, एक तो आदमी शिक्षित होना चाहिए, एक उसका स्वास्थ्य सही होना चाहिए, और तभी असली विकास का हमें पता चलता है कि वो कितना जो है विकास हो रहा है उस क्षेत्र का।
तो जब हम राज्य की तुलना करते हैं भारत में तो दो ही चीज़ें देखते हैं, एक तो साक्षरता देखते हैं और एक शिशु मृत्यु दर के ऊपर ध्यान जाता है। हमारा सही आंसर बी हो जाएगा। अगला है एक बंद अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी जो होती है उसमें आर्थिक विकास का माप क्या होगा। एक बंद अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास का माप क्या होगा। सही आंसर इसका हो जाएगा जीडीपी में वृद्धि करना। जीडीपी में घरेलू जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें वृद्धि करना। बंद अर्थव्यवस्था वो होती है जिसमें दूसरे देशों से हम व्यापार नहीं कर सकते। ऐसे में विकास मापने का मुख्य तरीका केवल देश के अंदर की कुल पैदावार को देखना ही होता है, यानी कि क्लोज इकोनॉमी। बाहर से हम कोई भी चीज़ें आयात करते हैं, ना निर्यात करते हैं, ना व्यापार करते हैं, सिर्फ देश के भीतर की चीज़ों को देखते हैं, तो उसमें होती है सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वृद्धि। अगला है निम्नलिखित में से कौन मानव विकास की अवधारणा का वर्णन करता है। कौन सा जो इसमें से पॉइंट दिए गए हैं 4 ABCD, इनमें से कौन सा मानव विकास की अवधारणा को सही ढंग से पेश कर रहा है, यहाँ पर वो बताना है। ये एक संकीर्ण अवधारणा है मानव विकास जो केवल आर्थिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित करती है, या फिर ये लोगों के विकल्पों का विस्तार करने और उनके जीवन स्तर में सुधार करने की प्रक्रिया है। यही सही हो जाएगा। मानव विकास में है कि उनके पास अच्छे से अच्छा विकल्प हो चुनने के लिए, उन्हें बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान, ये सारी चीज़ें जीने के अवसर देना, ताकि उनकी जो पूरी अपनी जो क्षमता है वो पूरी हो सके, उनके जीवन स्तर में सुधार करना, यही चीज़ें मानव विकास की अवधारणा का वर्णन करती हैं। अगला है HPI मानव गरीबी सूचकांक को 2010 में किस नए सूचकांक से बदल दिया गया था। कौन से नए सूचकांक के साथ में उसको चेंज किया गया था। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा MPI बहुआयामी गरीबी सूचकांक। इसके साथ में इसको चेंज किया गया था 2010 में, और इसका उपयोग किया गया था जो स्वास्थ्य, शिक्षा या जीवन के स्तर होते हैं उनके कई पहलुओं को देखता है ये, और इसीलिए इसके साथ में इसको चेंज किया गया था। अगला है अंतर्राष्ट्रीय तुलना के लिए विश्व बैंक आमतौर पर किस आय मीट्रिक का उपयोग करता है। अंतर्राष्ट्रीय तुलना के लिए हम विश्व बैंक जो होता है वो आमतौर पर किस मीट्रिक का उपयोग करता है। कुल राष्ट्रीय आय का उपयोग करता है, या फिर क्रय शक्ति का PPP, या फिर प्रति व्यक्ति का, या PQLI या HPI। तो अंतर्राष्ट्रीय तुलना के लिए जो विश्व बैंक आमतौर पर कौन सी मीट्रिक, आय मीट्रिक का उपयोग करता है, तो वो उपयोग करता है क्रय शक्ति या क्रय शक्ति जो होती है, या प्रति व्यक्ति। इसमें होते हैं कि विश्व बैंक जो होता है देशों की तुलना के लिए क्रय शक्ति को मापता है, PPP का उपयोग करता है, क्रय शक्ति क्षमता का उपयोग। इसका मतलब है कि देश में डॉलर हो गए $100, उसमें आप कितना सामान खरीद सकते हैं, और दूसरे देश में उतना ही सामान खरीदने के लिए कितने डॉलर की आपको ज़रूरत पड़ेगी, और इसी से उनकी सही तुलना होती है। तो विश्व बैंक आमतौर पर कौन सी मीट्रिक का उपयोग करता है, क्रय शक्ति क्षमता, जिसको हम PPP बोलते हैं, पर प्रति व्यक्ति। अगला है लास्ट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का, आज का लास्ट क्वेश्चन है विकास शब्द में क्या क्या शामिल है। विकास शब्द में क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी। जीवन के स्तर में सुधार होना तभी विकास होगा, बिल्कुल सही। असमानता में कमी होना, यानी कि सभी को समान अवसर, समान चीज़ें प्राप्त करना, ये भी विकास में सहायक है। स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं तक पहुंचना, ये भी विकास में सहायक है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होना, ये भी जो है विकास में शामिल है। तो विकास में सारी चीज़ें शामिल हैं, 1 2 3 4, यानी कि चारों चीज़ें शामिल हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा D। और अगला है हमारा ये पेडागोजी का क्वेश्चन है। पेडागोजी यानी कि मैंने ये प्रीवियस ईयर उठा करके इसमें ऐड कर रखे हैं 2-3 क्वेश्चन CTET की पेडागोजी SST की। तो इसमें पहला क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में सही नहीं है, नहीं पूछा है इसने, कौन सा सही नहीं है। यह विद्यार्थियों के व्यवहार के केवल संज्ञानात्मक पक्ष की आवश्यकता की पूर्ति करता है। मूल्यांकन रणनीतियाँ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ में समाकलित होती हैं। ये विद्यार्थियों के सर्वांगीण जो आकलन होता है उसको सुनिश्चित करता है, या फिर ये अध्यापकों को समय पर प्रतिपुष्टि प्रदान करते हैं। जो सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में नहीं में पूछा है, तो इसका सही आंसर केवल में आ जाएगा। ये केवल संज्ञानात्मक पक्ष की आवश्यकता की पूर्ति नहीं करता, ये सारी चीज़ों की पूर्ति करता है। इसमें कंप्लीट जो हम बोलते हैं कंटिन्यूअस और कम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन CCE, मतलब पूर्ण जो उसका विकास होता है उसको, व्यवहार को
दर्शाता है, यानी कि उसने कितनी पढ़ाई की है बच्चे ने, वो कितना जो है एब्सेंट रहा है वो चीज़ें भी दर्शाएगा, कितना प्रेजेंट रहा है स्कूल में वो भी दर्शाएगा, किस एक्टिविटी में वो आगे रहा है, खेल कूद में आगे रहा, लड़ाई झगड़े में आगे रहा है या पढ़ने में आगे रहा है, वो संपूर्ण चीज़ों को लेकर चलता है सतत विकास। तो इसका सही नेगेटिव पूछा है कौन सा नहीं है, तो केवल संज्ञानात्मक पक्ष की आवश्यकता की पूर्ति नहीं करता, वो बल्कि सभी चीज़ों को एक साथ लेकर चलता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी कार्यनीति समूह आकलन का हिस्सा नहीं है। समूह आकलन, अगर हमें समूह करना है, समूह में एक हम ग्रुप बना करके चीज़ों का आकलन करते हैं तो उसका हिस्सा नहीं है। वाद विवाद करने के लिए हमें समूह बनाना पड़ेगा। हम अकेले, अगर मैं अकेली हूँ यहाँ पर तो किससे वाद विवाद करूँगी, उसके लिए समूह होना चाहिए। तो हिस्सा नहीं पूछा है तो ये तो वाद विवाद है, समूह बनेगा जरूर, ये तो है। सेमिनार प्रस्तुति या सत्रांत परीक्षा या कक्षा में चर्चा, कक्षा में आप चर्चा कर रहे हो तो उसके लिए भी समूह कोई ना कोई होना चाहिए आपके पास में चर्चा करने के लिए। सेमिनार बना रहे हो आप कोई भी, वहाँ पर प्रेजेंटेशन या फिर कुछ भी देना है, सेमिनार है तो वहाँ पर भी बहुत से ग्रुप्स बनेंगे, तभी आप उनमें सेमिनार में जो है अपना जो चीज़ें हैं वो प्रेजेंटेशन कुछ भी है जो भी है दे सकते हो, तो उसके लिए भी ग्रुप बनाने पड़ेंगे। समूह आकलन हो गया ये भी। सत्रांत जो परीक्षा है, अगर आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो वहाँ पर आप अकेले बैठ करके परीक्षा देते हो, कोई भी आपके साथ में आपकी हेल्प नहीं करेगा, ना ही आपके साथ में ग्रुप बनाएगा कि चलो ये क्वेश्चन पेपर है और हम सब मिल करके इसको सोल्व करेंगे। वो जो आपकी चीज़ें हैं वो आपको अकेले करनी पड़ती हैं और नहीं पूछा है तो यही आंसर इसका सी सही हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में से कौन सी ज्ञानात्मक प्रक्रिया का आकलन होता है। कौन सी ज्ञानात्मक प्रक्रिया का आकलन होता है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, इनमें से कौन सी जो है ज्ञानात्मक प्रक्रिया का हम आकलन कर रहे हैं। और प्रश्न पूछा है कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या है। अगर हमें संविधान की मुख्य विशेषताएं याद होंगी, अगर मुझे पता है कि संविधान ये है, इसकी मुख्य विशेषताएं ये हैं, तभी हमें जो है उस चीज़ को बता सकते हैं। इसका मतलब हमें कोई भी किसी प्रकार का मूल्यांकन नहीं करना है किसी चीज़ का, ना ही कुछ भी चीज़ें हम क्रिएट कर सकते हैं कि अपनी हिसाब से चीज़ों को क्रिएट करेंगे, ना ही हम कोई विश्लेषण कर रहे हैं कि ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए, ना ही कोई मूल्यांकन कर रहे हैं सभी चीज़ों का। तो ये सारी चीज़ें स्मरण में हो जाएंगी, यानी कि रिकॉल हमें पता होना चाहिए, तभी हम उन चीज़ों का जो है सामने बता सकते हैं। तो ये प्रश्न सिर्फ स्मरण को दर्शा रहा है कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं पूछी, आपको याद है, आपने उनको बता दिया। तो ये कौन सी ज्ञानात्मक प्रक्रिया का आकलन कर रहा है, स्मरण का, यानी कि रिकॉल का। अगला है पाठ्यचर्या में निम्नलिखित में से कौन सी विद्यमान, सामाजिक विज्ञान की जो पाठ्यचर्या है उसमें कौन सी विद्यमान बाधाएं हैं, कौन कौन सी बाधाएं हैं ये पूछा है, यानी कि एक तरह का नेगेटिव है, बाधा कौन डाल रहा है ये पूछा है। विद्यालयों में विद्यमान शिक्षण शास्त्रीय प्रथाएं जो होती हैं वो बाधा डाल रही हैं सामाजिक विज्ञान में। अच्छा प्रदर्शन तथा उच्च अंक प्राप्त करने का दबाव डालना ये बाधा डाल रही है। वैज्ञानिक अन्वेषण और कौशलों निर्माण का अभाव होना, क्या ये सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या में जो है बाधा डाल रही है, कौन सा है इसमें। नेगेटिव का आंसर नेगेटिव होगा। तो पहला है कि शिक्षण शास्त्रीय प्रथाएं जो स्कूलों में लगाई गई हैं वो क्या होती हैं, इसमें बाधाएं उत्पन्न करती है। सामाजिक विज्ञान में हमें बच्चे को क्या होता है, समाज के बारे में बताना होता है कि वो समाज से किस तरह से इंटरेक्ट कर सकता है, किस तरह से नैतिक जीवन की शिक्षाएं देनी होती हैं, किस तरह से समाज में अपने आप को मौजूद रखता है। ये सारी चीज़ें सामाजिक विज्ञान को एक पाठ्यचर्या में शामिल करनी चाहिए। ना तो उनके ऊपर हम किसी भी प्रकार का दबाव डाल सकते हैं, ना ही हम ये बता सकते हैं कि बच्चों को सिर्फ ये पढ़ना है, तुम्हें ये पढ़ना है और ये इसके बारे में नहीं सोचना है। तो जो शिक्षण शास्त्रीय प्रथाएं हैं वो बच्चे के लिए बाधा का काम करती हैं, नेगेटिव हो जाएगा। उच्च अंक प्राप्त करने के लिए, यानी कि बच्चों को पास होने, मेरिट आने के लिए उनको बार बार प्रेशराइज हम करते हैं कि तुम्हें मेरिट में आना है, तुम्हें फर्स्ट आना है। पेरेंट्स भी ऐसा करते हैं, टीचर्स भी ऐसा करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं बच्चों के लिए वो बाधा का काम करती है। साथ ही वैज्ञानिक अन्वेषण, बच्चे खोजबीन करके चीज़ों को सीखेंगे, अपने कौशल का निर्माण करेंगे। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कौन सी विद्यमान बाधाएं होंगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बाधाएं। तो मेरे को ये भी लग रहा है कि कौशल निर्माण का अभाव होना, वैज्ञानिक अन्वेषण तथा कौशल निर्माण का भी अभाव होना। बच्चों को नई नई चीज़ें करके सीखनी चाहिए। मैं इसका आंसर ना आपको कल देख करके बताती हूँ। मेरा आंसर जो इसमें दिया गया था वो इसमें दिया गया है कि ए और बी दोनों बाधाएं डाल रही हैं, लेकिन इसमें जो तीसरा है मेरे को ये भी बाधा के रूप में लग रहा है कि वैज्ञानिक अन्वेषण या फिर कौशल निर्माण का अभाव होना, ये मेरे को भी बाधा लग रहा है। इसको हम छोड़ ही देते हैं यहाँ पर, कल मैं इसका आंसर आपको करवाऊंगी देख करके। ये लास्ट था आज का क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका आंसर मैं कल ही आपको बताऊंगी, आज नहीं दे पाऊंगी। और
इसका आंसर हो जाएगा कि तीनों ही बाधाएं डालने का काम कर रही हैं। तो इसका इसमें कौन सी बाधाएं हैं, तो ए, बी और सी, यानी कि तीनों ही इसमें बाधाएं हो जाएंगी। इसका आंसर मैंने देख लिया है, तो इसका आंसर यानी कि ये जो डी है यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तीनों ही बाधाएं का काम कर रही हैं। बच्चों को एक तो नए नए तरीकों से पढ़ाना चाहिए। पुराना जो पढ़ाने का तरीका है, यानी कि जो पुरानी शिक्षण शास्त्रीय प्रथाएं चलती आ रही हैं शुरू से ही कि इस तरह से पढ़ाना सही है, वो सारी चीज़ें बाधाएं का काम करती है। नए नए तरीकों से बच्चों को पढ़ाना चाहिए। साथ ही उनके ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए कि भाई तुम्हें अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, तुम्हें मेरिट में आना है, तुम्हें फर्स्ट आना है। ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए उसका कौशल को निखारने में जो है दबाव का काम करती हैं। साथ ही साथ वैज्ञानिक अन्वेषण, उनको क्या होता है, नई नई चीज़ों के नई नए तरीकों से उनको पढ़ाना चाहिए। और उन चीज़ों का अभाव है, यानी कि उनका कौशल का निर्माण करना है। उनको अंदर की जो अंदर उनके बहुत सी चीज़ें कई बच्चों के अंदर होती हैं, उनके अंदर अलग अलग चीज़ें होती हैं, वो उनको निखारनी चाहिए कि भाई तुम इस चीज़ में अच्छे हो, तुम्हें इस चीज़ को और आगे बढ़ाना चाहिए, तुम अच्छा कर पाओगे, अच्छा प्रदर्शन करोगे। तो इन चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए। तो इनका अभाव होना ही क्या हो गया, एक तरह की बाधा हो गई। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप जितनी भी वीडियो देखते हो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और आप जो कमेंट करते हो उससे तो एकदम से ऐसा लगता है कि हाँ मेरे को वीडियो बनानी है। एक तरह का मोटिवेशन का आप काम करते हो जब कमेंट मिलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आई होप आप सभी की हेल्प हो रही होगी, अपनी अच्छी तैयारी कर रहे होगे आप। मैं चाहती हूँ कि भाई जितने भी बच्चे मेरे से जुड़े सभी का एचटेट हो, सीटेट हो, सभी क्लियर हो जाए, आप आगे बढ़ो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।